101 पार्ट बी। आपकी अजमत को सलाम। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3-4। कोई ज़रा जाके नज़र मार लें आप क्वेश्चन में। पेज नंबर यार देखना बताना। P&L का फॉर्मेट बना लें। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एड अदर इनकम। देखें सवाल में एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस अलग अलग आ रहे हैं या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की लाइन आ रही है। क्वेश्चन नंबर इंशाअल्लाह मैं नहीं बताऊंगा। अदर एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बोलें जरा, ट्राई करें। टैक्स ज्यादा हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एड, OCI किधर जाए। ओके, कैंसिल नहीं हो सकता। क्या करें? पॉज करो। अच्छा, खोल लें जो भी टॉफियाँ शॉफियाँ खोलनी है आपने। चलें, शुक्र। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। चलो चलो ठीक है वो टॉफी है ना, क्या हुआ, इंसान है, खाते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट में मुझे बता दें कौन कौन सी चीज़ें आनी हैं। ज़रा कोई देख के नज़र मार के बता दें कि कितनी लाइनें नॉन करंट एसेट के लिए, कितनी करंट एसेट के लिए, कितनी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के लिए, कितनी करंट लाइबिलिटीज़ के लिए। नॉन करंट एसेट्स के लिए कितनी लाइनें छोड़ दूं? 3। पर ऊपर नॉन करंट एसेट मैंने लिख रहा। करंट एसेट के लिए कितनी लाइनें? आगे इक्विटी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। अच्छा चलें ठीक है, छोड़ें। हमें क्या, इक्विटी के बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज के लिए 4। ओके, मैंने ऊपर ना नॉन करंट एसेट्स नहीं लिखा क्योंकि फिर जगह नहीं बचनी थी यार। इतनी तो अकल होनी चाहिए ना, हम भी ऐसे करें। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ओके, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। क्लास के बाद शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग। फॉलोइंग इज दैट, नहीं चाहिए उनको, चले उनको वो कैसे वैसे भेज दें मेरे टेक्स्ट वालों को, उससे इजाज़त लें ज़रा। अच्छा, फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ शाहीन लिमिटेड एज एट 30 जून 2015। सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहाँ जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? कॉस्ट ऑफ। इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये लिखें जी, करंट टैक्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, लाइबिलिटी साइड पे नजर आ रहा है, करंट टैक्स पेबल। एडवांस इनकम टैक्स, ये होता है प्री पेड टैक्स, आपने कोई टैक्स गवर्नमेंट को एडवांस में जमा करवा दिया, ये करंट एसेट्स में जाएगा। प्री पेड टैक्स। पीपी अकोमोडेशन, एक्सपोर्ट लाइसेंस, इंटेंजिबल, डेटर, कैश। डेटर शो कर दूं बैलेंस शीट के फेस पे करंट में अलग से? गुड गुड, वेल डन। कैश एंड बैंक फेस पे अलग से शो कर दूं?
एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, तो एक ही चीज़ आ रही है बस। एडवांसेस डिपॉजिट तो सवाल में कोई आ नहीं रहे, एडवांस इनकम टैक्स अलग से शो करेंगे। एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स, अदर रिसीवेबल्स, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, ट्रेड एंड अदर पेबल्स तो कोई नहीं है, ये है कोर्ट केस का पेबल, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, ये फेस पे अलग से शो कर देंगे, बेहतर है। कोर्ट केस का पेबल, लॉन्ग टर्म लोन, डेफर टैक्स, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, सीआरई एनसीआई सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, खुदा के लिए कंसोलिडेशन से बाहर निकल आए। इन्वेस्टमेंट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन, चलेंगे लेट्स स्टार्ट। सेल्स लास्ट ईयर एंडेड 30 जून 2014, पिछले साल की सेल इंक्लूडेड गुड्स सोल्ड एट 10 मिलियन। असल में इनवॉइस आप कस्टमर को बना के भेजते हैं ना, तो ये सेल प्राइस है। पिछले साल की सेल में आपने सेल डाल दी थी 10 मिलियन की, विच वर सेंड टू कस्टमर ऑन पिछला साल। वो पिछले साल कस्टमर को चीज़ें बेची थी, पिछले साल की सेल में डाल दी थी अंडर सेल और रिटर्न एग्रीमेंट, और उससे वादा ये हुआ था कि अगर तुम्हें पसंद आई रख लेना, ना पसंद आई ना रखना, अंडर सेल और रिटर्न एग्रीमेंट एट कॉस्ट प्लस 20%। ओके, दी गुड्स वर रिटर्न ऑन 25 अगस्त 14, चीज़ें वापस आ गई हैं 25 अगस्त 14 को, हमारे साल चीज़ें वापस आ गई हैं। चीज़ें वापस क्यों करके गया होगा? अच्छा इधर देखें, ये है 30 जून 14 का साल पिछला, ये है 30 जून 15 का साल। अभी इंक्लूड छोड़ें, अभी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो पढ़ें। सेंड टू कस्टमर ऑन 25 जून अंडर सेल और रिटर्न एग्रीमेंट। सेंड हुई थी पिछले साल, सेंड हुई थी, ये ऊपर बंद करवा पाऊँ, सेंड हुई थी पिछले साल और रिटर्न हो गई हमारे साल, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। अच्छा अब आप मुझे बताएं, पिछले साल भेजने की एंट्री और इस साल वापस आने की एंट्री। पिछले साल भेजने की एंट्री डेटर, डेबिट, सेल, क्रेडिट, कितने लोग कह रहे हैं हाथ खड़ा करें। इस साल वापस आने की एंट्री सेल, डेबिट, डेटर, क्रेडिट, कितने लोग कह रहे हैं हाथ खड़ा करें। वही वाले लोग हाथ खुद भी खड़ा कर देना अब दोबारा। मेरे भाई पिछले साल सेल बुक नहीं होनी चाहिए थी, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। एक मैं फिक्रा मिटा रहा हूं, ये वाला फिक्रा। अब जिन्होंने हाथ खड़ा किया था मैं उनकी बात से एग्री करता हूं, फिक्रा दोबारा पढ़ाऊं। सेल लास्ट ईयर इंक्लूड गुड्स विच वर सेंड टू अ कस्टमर ऑन 25 जून। मैं ओरिजिनल एंट्रीज पूछ रहा हूं, रॉन्ग एंट्री मुझे पता है अकाउंटेंट ने क्या किया, वो आपको भी इंशाल्लाह पता चल जाएगी। पिछले साल की सेल में 10 मिलियन की सेल शामिल है जो कस्टमर को की है। अगर ये कोई लाइनें ना लिखी होती मैं ये एंट्री करता पिछले साल डेटा, डेबिट, सेल, क्रेडिट, और इस साल एंट्री करता सेल, डेबिट। ये एंट्रीज तब होती जब सवाल के अंदर ये इंग्लिश लिखी होती। पढ़ें, पिछले साल की सेल 10 मिलियन 25 जून को बेची, द गुड्स वर रिटर्न ऑन 25 अगस्त 14। ये फिर दो एंट्रीज मुझे आपकी एक्सेप्टेबल थी। लेकिन जो पिछले साल सेल हुई है ना, उसमें मैंने सेंड नहीं की, उसमें मैंने सेंड किए हैं ऑन रिटर्न बेस, सेंड किए हैं ऑन रिटर्न बेस। अब मुझे बता दें ओरिजिनल एंट्रीज पिछले साल क्या होना चाहिए। अगर मैं किसी बंदे को चीज बेचूं और अगर मैं किसी बंदे को चीज बेचूं और बेचते हुए ये कहूं अगर पसंद आई रख लेना वरना वापस कर देना, बताएं क्या एंट्री करूं? कोई एंट्री नहीं होती, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। अच्छा, और जब चीजें वापस आए तो ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि बेचने की एंट्री नहीं की इसलिए वापस आने की भी कोई। हाँ, अपने रिकॉर्ड्स में कहीं लिख लेता हूं कि इतनी चीजें फलां को मैंने भेजी हुई हैं। तो एक बात याद रखिएगा,
अगर मैं चीजें बेचूं और बेचते हुए ये कह दूं, मेरी दुकान है, मैंने बोतल बेची और दुकान और कस्टमर होगा यार पसंद ही रखनी, नहीं पसंद ही वापस कर दी, मैं सेल बुक नहीं कर सकता जब तक कि वो सेल एक्सेप्ट ना कर ले। तो इसलिए भाईजान चीजें ये कह के बेचना कि पसंद आई तो रखो, ना पसंद आई तो ना रखो, इज कॉल्ड एज बैड, ये सेल नहीं है, इट इज नॉट अ सेल। अब सवाल में देखें क्या हुआ। सेल्स लास्ट ईयर इंक्लूड, बैठो एक मिनट इधर, सेल लास्ट ईयर इंक्लूड गुड्स विच वर सोल्ड टू कस्टमर, सेल लास्ट ईयर इंक्लूड, बता दें जी रॉन्ग एंट्री क्या हुई पिछले साल, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, ये एंट्री हो गई कितने से जी, 10,000 से मैं करूंगा क्योंकि जो है वो सवाल में रुपीज इन थाउजेंड में करूंगा। ये पिछले साल एंट्री हो गई, ये हो गई जी पिछले साल की ओरिजिनल एंट्री। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लूं, होनी क्या चाहिए थी, कोई नहीं, और रिटर्न पे भी कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। नो करेक्शन हैज बीन मेड फॉर देम, जब वो चीजें वापस आई है ना 25 अगस्त को, उनकी कोई करेक्शन नहीं हुई, शुक्र है यार इधर तू हमारा भाई लगा है, नो करेक्शन हैज बीन मेड फॉर देम, उस सेल को करेक्ट, शुक्र है हमने उल्टाया नहीं। आप बता दें सिर्फ पिछले साल क्या एंट्री होनी चाहिए थी, कोई नहीं। अच्छा सवाल पहले पढ़ लें, सेल इंक्लूड सेल इन प्रीवियस ईयर अमाउंटिंग टू 10 million, द गुड्स आर रिटर्न होएवर नो करेक्शन हैज बीन मेड। अब उस सेल को करेक्ट करना चाहिए आपको, नो करेक्शन हैज बीन मेड। आप बता दें बेचते हुए हमारे अकाउंटेंट ने क्या बुक की, सेल। जब चीजें वापस आई तो हमारे अकाउंटेंट को करेक्शन करनी चाहिए थी क्योंकि चीजें वापस आ गई, वो अल्लाह का शुक्र है करना, और हम चाहते भी ये थे कोई एंट्री ना हो। अब मुझे बता दें क्या रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी, सेल डेबिट डेटर क्रेडिट। लेकिन ये पिछले साल की गलती है, इसलिए मैं रिटेन्ड अर्निंग में सही करूंगा। पिछले साल की गलती है इसलिए मैं कहां सही करूंगा, रिटेन्ड अर्निंग में। चलें जी वर्किंग वन लिख के ये थोड़ा सा नोट कर लें, फिर मैं रेक्टिफाइंग एंट्री करता हूं। वर्किंग वन, पहला सफ़ा लेट आने वाले P&L के लिए छोड़ दें, दूसरा सफ़ा बैलेंस शीट के लिए छोड़ दें, तीसरे सफ़े का आधा हिस्सा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के लिए छोड़ दें, और आप तीसरे सफ़े के आधे से लिखना शुरू कर दें। वर्किंग वन, ओके अच्छा एक बार याद रखिएगा, सेल के साथ उसने कॉस्ट ऑफ सेल की भी एंट्री की होगी, तभी जीपी बुक हुआ होगा, लेकिन वो मैं ओरिजिनल एंट्री कर नहीं रहा, वो मैं रॉन्ग एंट्री कर नहीं रहा, वो रेक्टिफाइंग में ही करा दूंगा आपको। अच्छा आप बता दें, थोड़ी स्पीड तो तेज रखें ना नोट करने की। आप बता दें हमारे साल खड़े होकर एंट्री सही होगी या टाइम मशीन में बैठ के पिछले साल, टाइम मशीन में बैठ के पिछले साल नहीं जा सकते, किस दुनिया में आप लोग रह रहे हैं। हमारे साल खड़े होके रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। अब उसकी एंट्री का तरीका देख लें, हमारे साल खड़े होके जो एंट्री होगी, आप अब सारे के नीचे ना ऐसे लाइन लगा दें बस। अच्छा अब रेक्टिफाइंग एंट्री किसी साल के नीचे ना लिखिएगा, रेक्टिफाइंग एंट्री आप किसी साल के नीचे ना लिखिएगा, बस लाइन लगा के एंट्री करते हैं। पिछले साल की सेल उल्टानी है, सेल उल्टाने की एंट्री बताएं। सेल डेबिट
पिछले साल की सेल उल्टाएं, सेल डेबिट, डेटर क्रेडिट। अगर पेपर में परसेंटेज दी हुई है ताकि कॉस्ट निकल आए, तो फिर इन्वेंट्री वाली एंट्री भी कीजिएगा। सेल की एंट्री होती है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, और सेल उल्टाएंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल भी उल्टाएं अगर परसेंटेज सवाल में दी हुई है। अगली एंट्री इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, सेल भी उल्टाएं कॉस्ट ऑफ सेल भी उल्टाएं। अमाउंट बताएं सेल की 10,000। आज कंसोलिडेशन का सवाल नहीं हो रहा कि मेरा जीपी निकले, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, आज मुझे कॉस्ट चाहिए। फॉर्मूला कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, एंड दैट इज 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। तो कॉस्ट ऑफ सेल निकालें जी, 10,000 अगर 120 पे पड़ा तो मुझे 100 दे दो। अगर परसेंटेज ना दी होती तो मैं सिर्फ क्या उल्टाता, सेल उल्टाता। चलें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उल्टाएं। सवाल में दी हुई है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और उसका रेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दी हुई है, नहीं दी हुई सवाल में। और ट्रायल में दी हुई है, नहीं दी हुई। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उल्टानी होती क्या एंट्री करते, डेटर कम होने से प्रोविजन कम। आपको पता है डेटर है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल पे भी फर्क पड़ेगा, प्रोविजन पे भी फर्क पड़ेगा। डेटर कम होने से प्रोविजन डेबिट, और इसको ना बैडेड एक्सपेंस असल में उस पर बैलेंसिंग आता है प्रोविजन अकाउंट में, तो बैडेड एक्सपेंस यानी P&L के अंदर ये चीज चली जाती। तो ये प्रोविजन उल्टाने की एंट्री होती है। डेटर उल्टाने की जो एंट्री है, डेटर कम होने से प्रोविजन कम होगी, लेकिन ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आप मुझे टैक्स की जनरल एंट्री करवाएं। टैक्स की जनरल एंट्री, टैक्स टैक्स, हिम्मत हिम्मत हौसला, सबर 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 सबर। सेल कितने से बढ़ी ना, सेल कितने से कम हुई, कॉस्ट ऑफ सेल कितने से कम हो गई। बोलें बोलें बोलें, उस तरह कर लेते हैं। सेल कितने से कम हुई, सेल कम होने से प्रॉफिट भी कम हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से प्रॉफिट बढ़ गया। कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से प्रॉफिट ओवरऑल 1,667 से प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम होने की एंट्री, प्रॉफिट कम होने से टैक्स, बोलें 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 बोलें, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम होगा। टैक्स कम होने की एंट्री डीटीएल डेबिट डीटी। पेपर में पास ईयर एरर आ जाए ना, तो आपने पास ईयर एरर आ जाए तो आपने उसे डेफर टैक्स में डाल देना है, आपने उसे डेफर टैक्स में डाल देना है। अगर कभी करंट टैक्स में डालना हुआ तो मैं खुद बताऊंगा। पेपर में पास ईयर एरर आ जाए तो आपने उसे डेफर टैक्स में डालना है, करंट टैक्स में नहीं डालना, डेफर टैक्स में। टैक्स कम होने की एंट्री डीटीएल डेबिट डीटी क्रेडिट। अमाउंट 1667 मल्टीप्लाइड बाय, टैक्स रेट ढूंढे सवाल में 35%। जी बोलें 583। लिख लें, पेपर में पास ईयर का एरर आ जाए तो टैक्स की एंट्री डेफर टैक्स में कीजिएगा। पेपर में पास ईयर एरर आ जाए तो टैक्स की एंट्री डेफर टैक्स में कीजिएगा।
एक सीटी प्रायर भी हमने पढ़ा हुआ है, वो मैं बता दूंगा मंडे को अगली क्लास में, सीटी प्रायर क्या होता है। ओके आप अब खुशी खुशी जल्दी करें, आप खुशी खुशी एक काम करने लगे थे, सिर्फ सेल को उल्टाने लगे थे। मैंने आपको दो काम और बताएं जल्दी। सेल उल्टाने से कॉस्ट ऑफ सेल भी उल्टेगी और ओवरऑल जीपी कम होने से टैक्स भी कम होगा। जब टैक्स कम होगा तो ये टैक्स कम होने की एंट्री। इस तरह की चीजें शायद आपने इधर इस तरह की चीजें आईएएस 8 में शायद की हों, आईएएस 8 के अंदर। ओके लेकिन आप मुझे बताएं, मैं P&L के मुंह पे जाके सेल से डेबिट कर दूं 10,000, इधर जाके मैं सेल डेबिट कर दूं 10,000। सवाल में लिखा हुआ है पिछले साल की सेल में पड़ा हुआ है, और मैं इस साल की सेल कम कर सकता हूं? नहीं, मैं इस साल की सेल कम नहीं कर सकता, मैं इस साल की सेल कम नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं? अब आप मुझे बताएं, एसेट्स और लाइबिलिटीज बताएं। एसेट लाइबिलिटी, इनको हम अच्छे छेड़ें। पिछले, क्योंकि ये आसान टाइप चीजें हैं, पिछले साल के P&L के आइटम्स हमारे हाथ से निकल चुके हैं, वो पिछले साल के P&L बन चुका है। अब पिछले साल का प्रॉफिट पैट की फॉर्म में पिछले साल की आरई में पड़ा है। आप मुझे बता दें, इन चीजों को काट कर आरई डेबिट कंसोलिडेशन पड़ी हुई है। सेल कम करने से अर्निंग कम हो जाती है, खर्चे कम करने से अर्निंग बढ़ जाती हैं, कंसोलिडेशन पड़ी हुई है। और लाइबिलिटीज, खर्चा कम हो रहा है, खर्चे कम होने से अर्निंग बढ़ जाती हैं। तो इन सबको कम्युलेट कर दें आरई में। किसमें बताएं? पिछले साल की सेल छेड़ूं या इस साल की सेल? इस साल की तो छेड़ नहीं सकता। पिछले साल की सेल क्यों नहीं छेड़ सकता? क्योंकि मेरी आंखों के सामने P&L सिर्फ किस साल के? हमारे साल के। तो पिछले साल की सेल अब कैसे छेड़ूं? पिछले साल की कॉस्ट ऑफ सेल कैसे छेड़ूं? पिछले साल का डेफर्ड टैक्स कैसे छेड़ूं? अच्छा, छेड़ना किस किस चीज को है? लिखें, P&L टाइप चीजों को आरई में डालना है, और एसेट्स और लाइबिलिटीज को अनटच्ड, वो जिस तरह है उसी तरह है। लिखें, P&L टाइप चीजों को रिटेन्ड अर्निंग में डाल दें। P&L टाइप चीजों को रिटेन्ड अर्निंग में डाल दें। बाकी एसेट्स लाइबिलिटीज को ना छेड़ें। कम कर दी है ना, वो मैं करूंगा बैलेंस शीट के फेस पे, डबल एंट्रीज पूरी होंगी अभी। ओके, अब इस एडजस्टमेंट को पोस्ट कराने लगा हूं मैं, इस एडजस्टमेंट को पोस्ट कराने लगा हूं। तो 5-6 लाइनें मैंने छोड़ दी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, यहां से शुरू करें। पिछले साल की जो क्लोजिंग आ रही होगी वो हमारे साल की ओपनिंग आ रही होगी। बैलेंस अनएडजस्टेड, तो यार स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के फेस पे लस नहीं आता अनएडजस्टेड, मेरा नहीं ख्याल। स्टेटमेंट चेंज इक्विटी का अगर फेस बनता है तो पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी अनएडजस्टेड का लस नहीं आता। बैलेंस, सबर ना 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 भाईजान, ट्रायल की चीजें नहीं उठानी, ट्रायल की चीजें देखनी हुई तो मैं खुद बताऊंगा। बैलेंस एज ऑन पिछले साल का क्लोजिंग या इस साल के ओपनिंग का कोई लफ्ज बता दें। 30 जून या यकम जुलाई 14। बैलेंस एज ऑन यकम जुलाई 14। अभी ट्रायल में जाके मुझे मत बताएं कि मेरी आरई कितनी है, ट्रायल में जाके मुझे मत बताएं मेरी आरई कितनी है। क्या आईएएस 8 में कुछ करते थे इधर?
प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट। अब मुझे ये बता दें, ट्रायल से जाके कोई चीजें ना देखें, कोई चीज देखनी हुई तो मैं खुद आपको बता दूंगा। मुझे बता दें आर ई पिछले साल की मैंने कितने से छेड़नी है, जल्दी जल्दी जल्दी। स्टार, इधर मैंने क्या 6-7 लाइनें छोड़ दी। स्टार आर ई 10,000 से कम करनी है आर ई, और 8,333 से बढ़ानी है, और 8,333 से क्रेडिट करनी है। क्रेडिट टाइप चीज है, अल्लाह का शुक्र है इधर भी क्रेडिट टाइप चीज है। प्लस 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 इज इक्वल टू 10। आपको पता है पिछले साल की सेल उलटने से पिछले साल के प्रॉफिट उल्टेंगे, तो पिछले साल की आरी कम हो जाएगी। माइनस इसलिए आ रहा है पिछले साल की सेल उलट रही है, तो सेल क्यों नहीं उल्टा रहा? कॉस्ट ऑफ सेल भी उलट रही है ना, उसके साथ डेट टैक्स भी उलट रहा है। तो ये जी एक साइड पोस्ट होगी एंट्री की। आर ई को डेबिट कर दें, बोले 1084। प्रायर ईयर एरर P&L के मुंह पे सही हुई या इक्विटी में जाके सही हुई? बाकी चीजों को पोस्ट कर दें, बाकी चीजों का कोई मसला। डेटर कितने से क्रेडिट करने हैं? 10,000 से कर दें, डेटर क्रेडिट कर दें। देखें डेटर के लिए डेटर का लफ्ज लिखा हुआ है ट्रायल में या ट्रेड रिसीवेबल का अच्छा हो जाएगा? क्या लफ्ज लिखा हुआ है? कोई नहीं, ट्रायल से मत फिगर उठाएं अभी, अभी बस आप जो मैं कह रहा हूं वो करें। -10,000। इन्वेंट्री कौन सी वाली? ये पिछले साल की क्लोजिंग वाली छेड़ूं या हमारे साल की क्लोजिंग वाली? पिछले साल के क्लोजिंग वाली, हमारे साल के क्लोजिंग वाली? पिछले साल के क्लोजिंग वाली, यानी हमारे साल की ओपनिंग। वर्किंग नंबर अगर जरूरत पड़े वर्किंग साथ साथ खोलते रहे। वर्किंग नंबर 2, कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बढ़ा दूं कितने से? हमारे का क्लोजिंग या पिछले का क्लोजिंग? पिछले का क्लोजिंग, यानी हमारे का ओपनिंग। 8,333। डीटीएल अकाउंट खोलूं जी? खोल लेते हैं। डीटीएल अकाउंट में कितना डेबिट मारूं? 583 मारते जाएं साथ साथ। डेबिट डीटीएल अकाउंट में वर्किंग नंबर 3। मुझे तंग जगह महसूस हुई तो मैं इस अकाउंट को शिफ्ट कर दूंगा स्क्रीन पर। डीटीएल, इसके नीचे 3-4 लाइनें छोड़ें, ज्यादा ना छोड़ें। कॉस्ट ऑफ सेल के नीचे कुछ 4 लाइनें छोड़ दें, 5 ज्यादा नहीं। डीटीएल बोलने डेबिट मारूं कितने से? कोई पिछले साल की गलती सही हुई है, आर लिखते हैं जो मर्जी लिखते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। कितने से? 583। सारी एडजस्टमेंट पोस्ट हो गई। अच्छा, मुझे पता चाहिए क्या था इस सवाल में कि आसान से मुश्किल एडजस्टमेंट्स की तरफ लेके चलता, लेकिन मैंने आपको सबसे पहले मुश्किल वाली करा दिया था कि तादाद में अंदर ये खत्म हो जाए, आगे सारा स्क्रैप ही पड़ा है। गलती करे अकाउंटेंट और भुगते हम। जब सेल गलत हुई तो कॉस्ट ऑफ सेल गलत हुई, जब जीपी गलत हुआ तो प्रॉफिट गलत हुआ। चलो जी, पोस्टिंग कराएंगे। डेटर क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट, डीटीएल डेबिट। डेटर क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट, डीटीएल डेबिट। वो बाद में स्लैश ए पता चले कोई मसला नहीं, बाद में ये अकाउंट ए हो या वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलो जी, आप अगर थोड़ा सा साइड पे तशरीफ ले जाएं। वर्किंग 1, एक्सपोर्ट लाइसेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड फॉर एक्सपोर्टिंग अ न्यू प्रोडक्ट। एक्सपोर्ट लाइसेंस हमने ऑब्टेन किया एक न्यू प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, एंड इज इफेक्टिव फॉर 5 years। इसकी लाइफ क्या है? अच्छा, अब तो 31 दिसंबर 19 तक। हाउएवर द एक्सपोर्ट्स कमेंस्ड फ्रॉम 1 जुलाई 15। अभी इस लाइन को आप छोड़ें, इस लाइन का मैं बताऊंगा कोई इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता है अवेलेबल फॉर यूज से ये अमोर्टाइजेशन शुरू हो जाती है। अच्छा, मैं अगर आपको ये बताऊं कि कायदे आज़म फ़लाँ दिन इस दुनिया से चले गए थे 25 दिसंबर
1925 पाकिस्तान के बाद ही करवाइएगा, पहले नहीं। 25 दिसंबर 1948 को 11 सितंबर 1948 को, हिस्ट्री वाले बैठे हुए, 11 सितंबर 1948 को कायदे आज़म इस दुनिया से चले गए थे। मैं ज्यूम कर रहा हूं उनकी उम्र 70 साल थी। आप तारीख पैदाइश बता सकते हैं? रिवर्स चल के तारीख पैदाइश बता सकते हैं? अच्छा, मुझे आप डेट ऑफ परचेज बता दें इस एसेट की। डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज बता दें। मरेगा कितने अरसे बाद, मरेगा किस दिन? 31 दिसंबर 19 को। कितने साल रहेगा? उल्टा चलें, बाद में सीधा चल के देख लेंगे, गलती होगी तो। 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 15 और 31 दिसंबर 14। 31 दिसंबर 14 मीन्स, लिखें जी, डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 15। सीधा चल के चलें आप, सीधा चल के देखें। पूरा 15, पूरा 16, पूरा 17, पूरा 18, पूरा 19। डेट ऑफ परचेज मिसिंग थी सवाल में, लेकिन मरने की डेट बता दी थी और जिंदगी बता दी थी कितना अरसा रहा। ओके, अच्छा मुझे बताएं, अमोर्टाइज हमारे साल कितने दिन करूं? वो तो लाइफ दी हुई है। इसको अब इसको काट दें प्लीज, इसको काटें। ओहो, इसको काटें अब, हमें क्या, बस हमारा एसेट है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी 5 साल उम्र है और डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 15 है। हमारा ईयर एंड 30/15 है, 17 है, बहुत ज्यादा आगे चला गया। तो हमारा ईयर एंड 30/15 है, तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन या पूरे साल की? 6 महीने की डेप्रिसिएशन। अच्छा, अगली चीज मुझे ये बता दें कि जो 6 महीने की डेप्रिसिएशन है, इसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट अमोर्टाइजेशन की 6000। पहली दफा ट्रायल में जाना पड़ा, वरना बिला वजह ट्रायल में नहीं जाना, कॉस्ट के लिए जाना पड़ा ट्रायल में। 6000 डिवाइडेड बाय 5, तो कितने साल की डेप्रिसिएशन? 1। लेकिन मुझे कितने महीने की चाहिए? आखिरी सवाल मेरा आपसे, एक्सपोर्ट लाइसेंस की अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दूं, एडमिन में डाल दूं या सेलिंग में डाल दूं? मेरे ख्याल से सेलिंग में डाल दें, क्योंकि सेलिंग डिपार्टमेंट का डिसीजन होगा कि लोकल सेल नहीं करनी, एक्सपोर्ट सेल करनी है। ज़्यादा बेहतर यही है। किसका डिसीजन वैसे होगा? फैक्ट्री का डिसीजन नहीं होगा कि एक्सपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करना डिसीजन होगा सेलिंग डिपार्टमेंट का। लोकल सेल में कम पैसे हो रहेंगे, एक्सपोर्ट सेल के ज़्यादा पैसे आ रहे होंगे, तो उन्होंने कहा होगा एक्सपोर्ट कर दें, तो बेहतर है सेलिंग में डाल दें इसको। अब क्या करूँ? सेलिंग में बिला वजह डाल दूँ? डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, अगर आपका दिल चाहे। ये कौन सा डिस्क्लोजर्स का सवाल है? अगर आपका दिल चाहे तो आप इधर ब्रैकेट में चीजें करें जैसे हमने पिछली क्लास में की हैं, क्योंकि इस सवाल में डिस्क्लोजर या नोट तो मांगे नहीं, तो इधर ब्रैकेट में चीजें हो सकती हैं जैसे कंसोलिडेशन में होती थी। लेकिन मैं, ताकि नोट्स में कभी सेलिंग एक्सपेंस आ जाए, तो इसलिए वर्किंग खोल के साथ साथ चला रहा हूं। अब वर्किंग नंबर हमारी कौन सी बनेगी? 4। कॉस्ट ऑफ सेल की खुल चुकी है, वर्किंग नंबर 4, ना तेरी ना मेरी, वर्किंग 4 कौन सी जी? एक मैं लाइन छोड़ देता हूं क्योंकि वो ट्रायल वाली भी कोई ना कोई शायद हो। अमोर्टाइजेशन बोलें जी, कॉस्ट लाइफ मल्टीप्लाइड बाय, डबल एंट्री कराएं। अमोर्टाइजेशन डेबिट और अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन मैं खोल रहा हूं इन टेंजिबल्स माइनस, डबल एंट्री पोस्ट कर दूं या वो 6000 ट्रायल वाला भी लिख लूं? अभी जरूरत नहीं है, ट्रायल से एक ही दफा सारी चीजें उठा लेंगे, पर डबल एंट्री पोस्ट कर दें। डबल एंट्री बताएं। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस इन P&L डेबिट एंड अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। एसेट कम हो रहा है ना, एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बना रहा हूं, ये समझ लें, एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है। पीपी का नोट तो नहीं मांगा यार, पीपी का नोट तो नहीं मांगा कि मैं इस तरह करूं, कॉस्ट ओपनिंग एडिशन क्लोजिंग
6000, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, ओपनिंग अमोर्टाइजेशन 600 और फिर बीवी निकाल लें। इन चक्रों में ना पड़े। सवाल में कहीं लिखा हुआ है नोट्स नहीं बनाने, सवाल में जाके देखें कहीं लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट में नोट्स नहीं बनाने, नोट्स बनाने नहीं आज। तो वर्किंग्स खोलें या N1 N2 वर्किंग्स। अच्छा, अब इसका मसला बता दें जी, एक्सपोर्ट तो हमने अगले साल शुरू किया, तो क्या करें फिर? अमोर्टाइजेशन मुझे करनी चाहिए थी चार्ज या नहीं करनी चाहिए थी? लिखें अवेलेबल फॉर यूज तो 1 जनवरी 15 को ही हो गया था ना, इसलिए ये लाइन इग्नोर करें। अवेलेबल फॉर यूज तो 1 जनवरी 15 को ही हो गया था। अच्छा जी, क्लोजिंग स्टॉक 30, क्लोजिंग स्टॉक 30, कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाए, कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाए, 3-4 लाइनें छोड़ के लिखते हैं, कोई डेप्रिसिएशन वगैरह किसी चीज़ की ना डालनी हो, 4-5 लाइनें लिख के छोड़ दें। क्लोजिंग स्टॉक बोलें जी, ये बस डायरेक्ट ही आउटर कॉलम में डाल दें क्लोजिंग स्टॉक। और नेक्स्ट डबल एंट्री पूरी कराएं, कॉस्ट ऑफ सेल में और इधर किस नाम से? इन्वेंट्री। कितना? 30,000। ओके, डिटेल्स ऑफ पीपी आर एज फॉलोस। लैंड कितनी है हमारी? क्लोजिंग या पिछले साल की ओपनिंग? क्लोजिंग या पिछले साल की ओपनिंग? क्लोजिंग या पिछले साल की ओपनिंग? अब क्लोजिंग कहां से आ गई यार, हद होती है। पिछले साल की ओपनिंग, सॉरी, हमारे साल की ओपनिंग, हमारे साल की ओपनिंग 20,000, 36,000 और ये इसमें कुछ फुल्ली डिप्रिशिएटेड भी पड़े हैं जो पिछले सालों में फुली डिप्रिशिएट हो चुके हैं। इनको डिस्पोजल अकाउंट में डाल दें या इनको डिप्रिशिएट करना बंद कर दें? 30,000 को डिप्रिशिएट करें या 27,000 को? तो याद रखिएगा फुल्ली डिप्रिशिएटेड को डिप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं, डिस्पोजल अकाउंट में नहीं डालते। तो कोई 30,000 में से 3 माइनस करके ना वहां ले जाइएगा। अभी आप रिलैक्स रहें। एक चीज ऑब्जर्व करें, इन तीनों का टोटल बताएं। 20 × 36 × 30 86, ये मैच कर रहे ऊपर वाले 86 से, ऊपर वाले 86 से ना, ओके, ऊपर भी 86 आ रहा है। चलें जी, वो 86 इंशाल्लाह हम ट्रायल से उठा लेंगे। इनको आप पकड़ें, इसको 20 साल पे डिप्रिशिएट करना है। इसको डिप्रिसिएशन आपने डालनी है यार, अल्लाह तेरा भला करे, कॉस्ट ऑफ सेल में डालनी है, डिस्ट्री और एडमिन में डालनी है। 3 जगहों पे आपने डिप्रिसिएशन डालनी है। अच्छा जी, बिल्डिंग की डिप्रिसिएशन निकालेंगे। बिल्डिंग की डिप्रिसिएशन 36,000 डिवाइडेड बाय 20, PPT, बिल्डिंग की डिप्रिसिएशन। एक लाइन इधर छोड़ के ना, वो एक ट्रायल सी चीज आनी है, नहीं भी छोड़ेंगे तो नीचे लिख लेंगे। डिप्रिसिएशन किसकी? बिल्डिंग। अच्छा, कॉस्ट लाइफ 20 ईयर्स। थोड़ा सा सब्र कर दें और नोट करना बंद कर दें। अभी मैं पूरी कॉस्ट ऑफ सेल में डाल रहा हूं टाइम सेव करने के लिए, लेकिन डालूंगा नहीं, सही कर दूंगा। अभी पूरी कॉस्ट ऑफ सेल में डाल रहा हूं, बोले 1800। डेप्रीसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit, depreciation debit, accumulated depreciation credit। 2-3 लाइनें इसमें छोड़ दें क्योंकि वो डेप्रिसिएशन 2-3 आनी है, 3-4 बेशक छोड़ दें। क्या मुझे अकाउंट खोलना पड़ गया? पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें अल्लाह का शुक्र है हम पहले कर चुके हैं। एसेट का नाम बताएं। लैंड। एसेट का नाम बताएं।
बिल्डिंग लेस अकामुलेटेड ब्रॉट डाउन प्लस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज इक्वल टू कैरी डाउन। आगे बोलें, प्लांट लेस अकामुलेटेड ब्रॉट डाउन ट्रायल से आ जाएगी प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैरी डाउन। आप डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री पोस्ट करा दें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, एज्यूमिंग के कॉस्ट ऑफ सेल में पूरी डाल रहा हूं। डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, अकामुलेटेड में इधर नहीं कर रहा, उसके लिए वर्किंग डाल रहा हूं क्योंकि काफी सारी चीजें हैं। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? ये बिल्डिंग है, प्लांट है, कितना? 1800। जरा कैमरे पे डबल एंट्री दिखा दो। डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट ऑफ सेल 100% रिकॉर्ड कर दिया एहतियातन मैंने। डेप्रिसिएशन डेबिट और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, लेकिन इस तरह ना करें, इस फिगर को ना 1800 को ऐसे लिख ले, क्योंकि अब सेलिंग और एडमिन में 1800 यूज हो जाएगा। 1800 का कितने फीसद? 70, 1300 क्रेडिट में डाल चुका हूं उधर, मैं अब डेबिट पूरे कराऊंगा। डेबिट डेप्रिसिएशन डेबिट 1350, डेबिट पूरे करा दें। चलें 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 चलें। डेप्रिसिएशन किसकी? बिल्डिंग की। 1800 ही इधर लिख दूं ना टाइम सेव करने के लिए। मैंने एग्जामिनर को डेप्रिसिएशन कहां निकाल के दे दी? कॉस्ट ऑफ। अब 75% नहीं लगाना मैंने 1800 का, अब कितने परसेंट लगाने? 15%। जवाब 270। आपको जरूरत महसूस हो रही है वर्किंग नंबर 7 खोलने की? 6 एडमिन अभी तक जरूरत नहीं पड़ी थी, अब खोल लें एडमिन की वर्किंग। जी बोलें, एक लाइन छोड़ दें ट्रायल के लिए और आगे चलें। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, बोलें जी। 1800 मल्टीप्लाइड बाय 180। अब जरा सारे इधर देखें, मेरा ये डेबिट है और मेरा ये क्रेडिट है। पूरा क्यों नहीं हो रहा? डेबिट और क्रेडिट पूरा क्यों नहीं हो रहा? हाँ, थोड़ा सा डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल में भी पड़ा हुआ है। डन, चले नोट कर लें। ओ यार, ये काम फिक्स वाले सवाल में किया था, एक चीज तीनों जगहों पे डाली थी। डेप्रिसिएशन भी आसान सा होती हैं एडजस्टमेंट्स। यहां पे नोट कर लो, फिर कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाते हैं उधर। वर्किंग 6 खोल लें एडमिन। अच्छा, अब मुझे बता दें अगली डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल ले जाओ, तो कैमरा उधर कॉस्ट ऑफ सेल में डालें डेप्रिसिएशन। अब मुझे वो पूरी करा दें डेप्रिसिएशन जो रहेगी है। किसकी डेप्रिसिएशन है अगली? प्लांट की। उसमें ले, वैसे प्लांट की ना 100% उधर जानी चाहिए थी उधर, लेकिन सवाल में लिखा नहीं हुआ, कुछ लिखा हुआ है सवाल में, फिर प्लांट की भी फेंक दे हर जगह। डेप्रिसिएशन प्लांट 30,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू, बोले बोले बोले, 27 डिवाइडेड बाय 10। लेकिन ये फैक्टर क्या देगा? एक साल की पूरी डेप्रिसिएशन। मुझे कितनी चाहिए? इसका जवाब बताएं। 2700 ज़रब 75%, 2025। बाकी आप एक्सपर्ट हो गए, मैं बाकी खुद ही कर रहा हूं।
डेप्रिसिएशन 2025। 30,000 क्या है? कॉस्ट। फुली डेप्रिशिएटेड, टू बी डेप्रिशिएटेड 27,000। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2700। टू बी चार्ज इन कॉस्ट ऑफ सेल 75%। अच्छा, डेप्रिसिएशन कितनी निकली? नहीं, टोटल 2700। ये इधर डाल दूं 2700। इधर बताएं डेप्रिसिएशन कितनी जानी है प्लांट की? 2700 जरा जी, और इधर डेप्रिसिएशन प्लांट की 2700 जरब 270। मुफ्त के नंबर। मुझे लग रहा है टाइम पे ख़त्म हो जाना है, फिर वो क्या करेंगे, फिर बैठेंगे। अच्छा, यासिर को समझ आ गया। अच्छा, आगे चलें जी। अगली एडजस्टमेंट बताएं जी, किस नेचर की है? डिस्क्लोजर नेचर की है या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है? 6,000 का लोन 12 महीने के अंदर अंदर पे हो जाने। लोन ढूंढें 31, इसमें 6,000 करंट, बाकी उस वक्त कैलकुलेटर पे नॉन करंट निकाल लेंगे। और ना करें अभी पोस्टिंग, जब ट्रायल का मूड उठाएंगे तो ले जाएंगे इनको। रिलैक्स, डोंट टेक टेंशन ऑफ 6,000। चलें, इसको करंट में डाल देंगे, बाकी को नॉन करंट में। इस तरह की एडजस्टमेंट पास पेपर क्वेश्चन 1 में की थी, एडवांस टू सप्लायर। ओके, तैयार हैं जी अब? ओके। ड्यूरिंग द ईयर $5 million was paid in full and final settlement of tax liability during the year. 5 million was paid provision for tax. During the year 5 million was paid of tax liability against which a provision had been made in previous year. इस साल हमने 5,000 पे कर दिया है। पिछले साल का टैक्स जो हमारा ख्याल था 7,000 है, ये हमने पढ़ा था अंडर और ओवर प्रोविजन IAS 12 में। वो कॉन्सेप्ट ये था, भाई इधर सुनो, हम करंट टैक्स में निकाल बैठे थे पिछले साल 7,000। इस साल टैक्स वालों ने कहा यार तुम लोगों ने गलत टैक्स निकाला है, हम बड़े अच्छे लोग हैं हुकूमत वाले, तुम्हें तुम्हारी गलती बताएं कि तुम्हारा टैक्स जो है ना सिर्फ 5,000 है। ट्रायल में एक पेबल पड़ा हुआ है, इनका डिफरेंस 2,000। थोड़ा सा कभी कभी ना अकल लगानी पड़ेगी, ये अब ट्रायल में आना पड़ेगा। सवाल अब सब कुछ बताएगा नहीं, थोड़ा सा कभी कभी जरा अकल लगानी पड़ेगी। ट्रायल में एक पेबल नजर आ रहा है 2,000 का। अच्छा मुझे बताएं, पिछले साल लाइबिलिटी कितनी बुक की थी? 7। पिछले साल एंट्री क्या की होगी? 7 की। सोचें सोचें सोचें, पिछले साल एंट्री की होगी CT डेबिट CTP क्रेडिट 7,000। इस साल जिन्होंने टैक्स पढ़ा है उनको पता है हमारे साल का टैक्स अगले साल सितंबर में पे होता है। यानी 30 जून अगर मेरा ईयर एंड है तो उसका टैक्स 30 सितंबर को, हमारा साल खत्म होने के 2-3 महीने बाद पे होता है। तो याद रखिएगा हमारे साल पिछले का टैक्स पे होता है। अच्छा, पिछले साल का टैक्स कितना था? CT डेबिट CTP क्रेडिट 7 या CT डेबिट प्रोविजन फॉर टैक्स पिछले साल क्रेडिट। अब वो प्रोविजन जो पिछले साल बनाई थी 7 की, उसके बदले कितनी पेमेंट हुई? समझ लें, जज साहब ने कोर्ट ने फैसला सुना दिया, जो मर्जी समझ लें। इस साल पेमेंट कितनी हुई? 5 की। अब हमने 5 की एंट्री इस साल क्या होगी? कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं। लास्ट ईयर बताएं इसकी एंट्री
सीटी डेबिट, प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट। इस साल बताएं, अकाउंटेंट कैश की एंट्री भूलता नहीं, सीटीपी डेबिट, तो 2000 क्या अभी तक पेएबल में खड़ा होना चाहिए इन एंट्रीज के बाद? नहीं नहीं नहीं, अभी खड़ा होना चाहिए वैसे ट्रायल में, और वो खड़ा भी हुए। क्या इस पेएबल को पड़ा रहने दें या इसको खत्म कर दें? याद रखिएगा, एसेट्स को खत्म किया जाता है खर्चों में डाल के, और लाइबिलिटीज को खत्म किया जाता है इनकम में डाल के, लेकिन इसको अदर इनकम में ना डालें। इसकी एंट्री कर दें सीटीपी डेबिट, सीटीई प्रायर, और डालें हमारे साली। इसे एरर नहीं कहते, इसे कहते हैं चेंज इन एस्टीमेट। असल में करंट टैक्स एक एस्टीमेट होता है। अगर अगले साल हुकूमत ज्यादा या कम मांग ले तो हम उसे प्रायर ईयर में जाके सेल और डेटर की तरह रिवर्स नहीं करेंगे जो भी किया था, क्योंकि टैक्स कैलकुलेशन इज अ चेंज इन एस्टीमेट, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। चेंज इन एस्टीमेट को हमारे साल इफेक्ट डाला जाता है। अब इसकी पोस्टिंग देखिएगा, सीटीपी डेबिट और सीटीई क्रेडिट, ये बन गई इसकी जर्नल एंट्री। इस जर्नल एंट्री को मैं यहीं पोस्ट कर देता हूं, -2000। शुक्र है ये लाइबिलिटी तो खत्म हुई, क्योंकि फुल एंड फाइनल 5 पे हो गया है। सीटीपी डेबिट, डेबिट इफेक्ट ये पोस्ट कर दिया। मैंने कहा था कभी कभी 2 नंबर ही मारिएगा, ट्रायल के फेस पे को 2 नंबर फिगर नजर आ रही है उसे बारों बार फारक कर दीजिएगा। सीटीपी डेबिट, और खुशी अदर इनकम में नहीं डालनी, खुशी आपने अदर इनकम में नहीं डालनी, खुशी आपने टैक्स के अंदर डालनी है। आप बताएं कौन सी वर्किंग खोलनी पड़ेगी? टैक्स एक्सपेंस। वर्किंग का नंबर बता दें, वर्किंग नंबर 7, टैक्स एक्सपेंस। 3 लाइनें याद हों, सीटीई, डीटीई, सीटीई प्रायर। पिछले साल सोचिए सोचिए, पिछले साल -7000 लिखा होगा, पिछले साल -7000 लिखा होगा, यहां पे पिछले साल -7000 लिखा होगा। हुकूमत ने 5000 लेके 2000 माफ कर दिया। इस साल अदर इनकम में बुक करूं या फिर जहां पिछले साल बुक हुआ था उसी जगह, उस तरह की जगह जो हमारे साल है? तो ये आ गया। अब डबल एंट्री बताएं। करंट टैक्स पेबल ऑन द फेस ऑफ ट्रायल डेबिट, टीई क्रेडिट, टीई क्रेडिट खुशी, टीई क्रेडिट खुशी। लाइबिलिटीज खत्म होके खुशियां पैदा करती हैं और एसेट खत्म होके गम देते हैं। नोट कर लें। इधर आए, इधर आए, पहले ये करें, पहले ये करें, और उर्दू में लिख लें 2000 का टैक्स माफ हो गया। जी जी हाँ, करंट ईयर में ये एंट्री कर देंगे। असल में सीटीपी पुराना पड़ा हुआ है ना, पिछले 7000 का बुक किया हुआ है। सीटीपी असल में गलत मैंने लिखा है, इसको साथ लिखें जो अकाउंट ट्रायल में नजर आ रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये वाला अकाउंट खत्म करने किताबों से। सीटीपी अकाउंट खोला हुआ है हमारे अकाउंटेंट ने या प्रोविजन फॉर टैक्स? प्रोविजन अंदाजा होता है, इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट। और कोर्ट केस में भी यही होता है, अगर जज को ऊपर नीचे पैसे देने को कह देना तो प्रायर ईयर एरर नहीं होती, वो जिस साल जज कहता है उसी साल हम उस खर्चे को बुक कर लेते हैं। तो लिखें करंट टैक्स अगर अगले साल ज्यादा या कम देना पड़े तो इट इज अ चेंज इन एस्टीमेट। करंट टैक्स अगर अगले साल ज्यादा या कम देना पड़े तो इट इज चेंज इन एस्टीमेट। ये चेंज इन एस्टीमेट है। जी, अंडर और ओवर प्रोविजन के नाम से, अंडर और ओवर प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट और सीटी प्रायर ईयर क्रेडिट।
लायबिलिटी खत्म करने की क्यों जरूरत महसूस हो रही है? अच्छा चलें, ये मुझे बताएं, पिछले साल मैंने अंदाजा क्या लगाया था, मैंने कितना टैक्स देना है? इस साल फुल एंड फाइनल कितना मांगा? बैलेंस शीट में कितना अभी पेएबल नजर आ रहे हैं? आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। उस पेएबल को क्या कर दूं? पेएबल डेबिट, मोबाइल के साथ साथ पेएबल डेबिट और खुशी क्रेडिट। डन, ओके। आगे चलें। अब आपको डेटा देने लगा है करंट ईयर का। अब वो आपको डेटा देने लगा है करंट ईयर का। करंट ईयर टैक्सेबल इनकम exceed the accounting income by 5. Current year taxable income exceed the accounting income by 5. accounting income कौन सी होती है? PBT, PBT. Current year taxable income exceed the accounting income by 5 million. Working number 8. करंट टैक्स भी निकालना है हमने, डेफर्ड टैक्स भी निकालना है। ये किसने कहा है? ये आईकेपी किताब में दिए, मैं जाके स्टडी टैक्स में देखें। ओके, टैक्सेबल इनकम हम लफ्ज लिखते थे या टैक्सेबल प्रॉफिट्स? टैक्सेबल प्रॉफिट्स। फिक्रा पढ़ेंगे उधर क्या लिखा हुआ है? करंट ईयर टैक्सेबल इनकम exceed the accounting income by ना टैक्सेबल इनकम नहीं, ये लिखा हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, करंट ईयर टैक्सेबल इनकम exceed the accounting income by 5। समझ क्यों नहीं आया? करंट ईयर टैक्सेबल इनकम, चलें इस तरह देखें, दिस इज ग्रेटर देन 5 एज कंपेयर टू दिस, मींस इफ इट इज 1 लाख इट इज 1,05,000। वो ये लिखा हुआ था, दोबारा पढ़ें। करंट ईयर टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग इनकम बाय 5। अगर इधर 2 लाख है, इधर 2 लाख, ये मतलब है। अब देख लें, करंट ईयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड द अकाउंटिंग इनकम बाय, डन जी मोहतरम। पीबीटी बताएं, पीबीटी बताएं। 0 0। एग्जामिनर कहेगा मैंने तुझे पीबीटी दिया था, मैं कहूंगा मैंने तो अभी तक ट्रायल नहीं उठाया, कहते हैं चल उठा उठा। मैं कहते हैं पीबीटी ले, मैंने कहा मैंने तो अभी तक निकाला नहीं, कहते हैं उठा फिर ट्रायल में जाके पीबीटी शुरू हो जा, पीबीटी निकाल, प्रॉफिट निकाल, सारी वर्किंग्स के टोटल मार्क कर। मैंने कहा यार ऐसा ना कर मेरे साथ, पीबीटी मुझे पता है मैंने निकालना है लेकिन अभी मैंने नहीं निकाला। कहता है तुझे अंदर की बात बता दूं, मैंने जो अगली 2 एडजस्टमेंट्स है ना, एक रखी हुई है डिविडेंड की और एक रखी हुई है ओसीआई की, ये दोनों एडजस्टमेंट स्टेटमेंट इन इक्विटी में जानी है, तू उसकी टेंशन ना ले। तेरे पीबीटी की एडजस्टमेंट्स मैंने खत्म कर दी हैं तेरे लिए, क्योंकि मुझे पता था तूने आके यहां पे रुक जाना, तुझे चाहिए होगा पीबीटी। तो मैं अच्छा एग्जामिनर हूं, मैंने तेरे लिए अगली एडजस्टमेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी वाली रखी हुई है और एक एडजस्टमेंट पीबीटी से नीचे ओसीए वाली रखी हुई है। इसलिए ब्रो तू रिलैक्स रह, तू अब सवाल में जा और ट्रायल पकड़, ट्रायल में से सेल उठा, कॉस्ट ऑफ सेल उठा, सारी चीजें उठा ले। अब वो टाइम आ गया जो सवाल के एंड पे तूने करना था, इन 2 एडजस्टमेंट बाद मेरा मशवरे अभी कर ले, ताकि करंट टैक्स तेरा निकल आए और ये एडजस्टमेंट भी साथ ही फारिग हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल बताएं जी, इस 2 लाख को पूरा लिखिएगा, ये रुपीज इन 1000 है ऑलरेडी। सेल बताएं जी, 2 लाख, मेरे साथ साथ ही कर लें। सेल 2 लाख, आगे क्या जी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहां डालूं? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोले 1 लाख। आप तो ऐसे करें 15 सफ़े पीछे जा रहे हैं। आगे चलें।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने? 35,000। 35,000। ओके, आगे चले। एडमिन कितने? 33। ये स्केल दे दें इनको, जिसकी फिगरें गलत लिखवानी है सारी। आगे ओपनिंग इन्वेंट्री 23,000। चलो जी जबरदस्त यार, ये तो मुफ्त के मार्क्स हैं। 23,000। आगे फाइनेंस कॉस्ट छोड़े पर यार, क्या वर्किंग खोलनी है। फाइनेंस कॉस्ट डालें कितनी? 5,000। आगे बोले प्रोविजन फॉर, वो तो अकाउंट खत्म कर दिया ना मैंने। आगे एडवांस इनकम टैक्स पेड, इसको ना इधर डालिएगा। एडवांस टैक्स प्रीपेड टाइप। आगे हाँ जी, एडवांसेस डिपॉजिट प्री पेमेंट्स में नहीं, टैक्स एक बड़ी चीज होती है। मैंने कहा था टैक्स रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, उसको भी उधर ही शो, टैक्स एक बड़ी चीज होती है। टैक्स पेएबल इधर शो करना है तो फिर एडवांस इधर शो करते हैं फेस पे अलग से। आगे पीपी, हाँ देयर इज ए डेडलॉक। अब देखें पेपर में इसको कैसे सही करना है। देयर इज ए डेडलॉक। डेडलॉक कैसे? मुझे लैंड का कॉस्ट अलग गिवन है, बिल्डिंग की कॉस्ट अलग गिवन है, प्लांट की कॉस्ट अलग गिवन है, लेकिन अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन देखें तीनों के अलग अलग नहीं है। बोले बोले बोले, देखें देखें देखें, अकम्युलेशन तीनों की इकट्ठी दी हुई है। तो मैंने ये जो चीज खोली है, ये मेरी वर्किंग है या नोट है कि मैं टेंशन लेने लग जाऊं अब क्या बनेगा मेरा? वर्किंग है या नोट है? वर्किंग है। अब देखें क्या साइंस मारता हूं मैं। ना प्रोपोर्शनेट की इतना टाइम नहीं मेरे पास प्रोपोर्शनेट करने का चीजें। अच्छा, इस तरह पेपर में काट सकते हैं आप, काट सकते हैं, कोई मसला नहीं। इधर ब्रैकेट काट के पेपर हो रहा है, पेपर हो रहा है, पेपर में मुझे गलती पता चल गई। +27, ऑब्वियसली ब्रॉड डाउन तो मैंने नहीं लिखा होगा, मैंने आपके समझने के लिए लिखा हुआ था। +2700 सारी कम्युलेशन इधर आ गई। ओपनिंग बता दें, ओपनिंग ओपनिंग ट्रायल वाली 12, ये ब्रॉड डाउन जमा डेप्रिसिएशन आ गई। और इधर लैंड बिल्डिंग प्लांट लिखूं या पीपी लिख दूं? टोटली करवा दें, टोटली लिखवा दें। उसने तो लाइनें भी लगा दी हुई थी सवाल में। 80, और यार ट्रायल के फिगर्स एक दफा उठानी है, मैंने मुझे 86 और 12 उठा लेने थे, बाकी आपके मसले में बाद में हल करूंगा। 86 उठा लेने थे एक दफा, और 12,000 उठा लेने थे, ये दोनों एक दफा उठा लिए बस। अब देखें मैंने कैसे पेपर के अंदर एग्जामिनर को चीजें खिचड़ी की तरह पका के दे दी। मैंने कहा मेरे से गलती हुई थी, मैं मान गया, मादरत यार, छोटा सा सॉरी गाय, ओह सॉरी ना लिख के आइएगा। कैरी डाउन 16,6,9, या आप पूरी वर्किंग 5 काट के नहीं बनाएंगे? पूरी काट के नहीं ना करें, आप लोग खुद ही तो कहते हैं इतना तो चलता है, लेकिन उसको समझ आ रहा हो। देखें मैंने कटिंग की है, लेकिन उसको समझ आ रहा है सब कुछ। इसको इसी तरह करें नोट, रिकॉर्डिंग में भी इसी तरह जाने दो, पेपर में ऐसा मसला आ सकता है। अकम्युलेशन दोनों की अलग अलग नहीं गिवन थी ना, तो मैंने ऐसे टाइम जाया करना था, फिर मैंने सबको इकट्ठा कर दिया। अब 2 काउंट है। नंबर 1 सारे पीपी और सबकी अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। बीवी 69500, सवाल कर रहे होते हैं बीवी आ जाती है 69500। वर्किंग नंबर 5। ओके, आगे क्या चीज है जी? एक्सपोर्ट लाइसेंस कितने का जी? 6,000 का। छोड़ यार टोटल, आगे चले। ट्रेड रिसीवेबल्स
37,800। आगे चलें जी। कैश एंड बैंक 40। आगे अदर रिसीवेबल्स जी बोले 14,000। आगे ट्रेड पेबल्स, कोई बिजली के बिल पेबल है तो ट्रेड एंड अदर पेबल्स करके डाल दें। और ट्रेड पेबल्स में एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स भी आता है, आज बताया था। ट्रेड एंड अदर पेबल्स एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी आ जाता है जी। आगे प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, प्रोविजन फॉर कोर्ट केस 5,000। लॉन्ग टर्म लोन नहीं, इसको दो में तकसीम किया था, ऐसा तो ना करें ना, मेहनत करने का फायदा ही नहीं हुआ। 6,000 करंट में डाल दें, बाकी नॉन करंट में। तो नॉन करंट में बताएं 31 माइनस 255 और का ठहर जो ना छुरी थले तो पूरा तो करा लेने दो। करंट पोर्शन ऑफ लोन 6,000। डेफर टैक्स अभी डेफर टैक्स में एडजस्टमेंट्स करनी है। लेजर बना हुआ है, लेजर बना हुआ है, बोलें 5,000। आगे चलें। शेयर कैपिटल कितना 60,000। रिटेन्ड अर्निंग्स 20,000। क्या चीज डीटीएल क्लोजिंग है? अच्छा ठीक है। अगर डेफर टैक्स अकाउंट में डेफर टैक्स निकालने के लिए टैक्स रेट वगैरह सवाल में दिया हुआ तो फिर मैं इसको ओपनिंग लूंगा, जैसे डेप्रिसिएशन के रेट दिए हुए थे और अकाउंट डिडक्शन के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो इसलिए अकाउंट डिडक्शन को मैंने ओपनिंग लिया था। और अगर डेफर टैक्स में टैक्स का रेट दिया हुआ और डेफर टैक्स निकालने का डाटा दिया हुआ तो फिर मैं इसको बाय डिफॉल्ट ओपनिंग एज्यूम करूंगा। ठीक है, अभी ना एंड पे मुझे याद कराइएगा, दो चीज़ों को मैंने ओपनिंग एज्यूम की है, डीटीएल का बैलेंस और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस। मैं बता दूंगा एंड पे डीटीएल और अकाउंट डिडक्शन का बैलेंस मैंने ओपनिंग क्यों लिया, एंड पे याद कराइएगा। अच्छा, शेयर कैपिटल कितने जी 60,000। रिटेन अर्निंग यार एक एडजस्टमेंट हमारी रहती है, उसमें ना इस 20,000 में मसला है, तो मैं 20,000 की जगह ऐसे ऐसे लिख रहा हूं, अभी आप लोग ना लिखें। आगे बताएं। आगे इन्वेस्टमेंट, और जरा आखिरी लाइन पढ़ें, इन्वेस्टमेंट कौन सी वाली है, ओसीआई वाली हैं या पीएनएल वाली हैं? ओसीआई वाली हैं। चलें वर्किंग खोल लेते हैं, जो भी हैं पीएनएल वाली हैं ओसीआई वाली हैं, वर्किंग खोल लेते हैं। वर्किंग नंबर 9, इन्वेस्टमेंट का टी अकाउंट, इन्वेस्टमेंट का टी अकाउंट, IFRS 9 भी रिवाइज हो जाएगा। चलें इन्वेस्टमेंट का टी अकाउंट, इन्वेस्टमेंट ओके। कितना बैलेंस आ रहा है? ओपनिंग कह दें, अनएडजस्टेड क्लोजिंग कह दें, जो भी कह दें, 125। वो ले जाएंगे, एडजस्टमेंट्स कर लेंगे। अभी आखिरी दो एडजस्टमेंट्स को मैंने लिफ्ट नहीं कराई, टोटल्स करवा दें मुझे। P&L के कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग, अदर इनकम, एडमिन, सेलिंग, सारी वर्किंग्स का मुझे टोटल करवा दें ताकि मुझे पीबीटी निकल आए। इधर आए, सेलिंग का टोटल, सेलिंग का टोटल जी 36, एडमिन का 30450, 36275। वर्किंग नंबर बोले 3। कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल नहीं निकला अभी, कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल नहीं, पहले ये ओपनिंग स्टॉक बता दें कितने हैं।
3133 134708 134708 जी। कॉस्ट ऑफ सेल रेफरेंस बता दें क्या है? 2। जीपी 65292। अदर इनकम 0। एडमिन वर्किंग जी कितनी है? 104708। कोई कह रहे इसीलिए मैं साथ साथ नोट नहीं कर रहा था, हाथ दो होगी। 104708। एडमिन अच्छा, वैसे आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस साल की बना रहे हैं, वो भी सारी गलत हो जाएंगी। अगले साल अकाउंटेंट्स को और छापे पड़े होने के, पिछले साल की सारी चीजें गलत हैं। अच्छा 95292। वैसे आप फ्रेश हो गए हैं इस हाल से, देख रहा हूं। एडमिन 30450। वर्किंग नंबर 27। अच्छा, अदर एक्सपेंसेस, डोनेशन है कोई? वर्कर वेलफेयर फंड है कोई? वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड है कोई? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है कोई? एक्सचेंज लॉस है कोई? इंपेयरमेंट लॉस है कोई? लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपीई है कोई? ये 7-8 चीजें ऐसी हैं जो कहां जाती हैं? अदर एक्सपेंसेस में। ये एडमिन सेलिंग में नहीं जाती। पीबीटी 23567। बड़ा वैसे तंग किया पीबीटी ने हमें, चलें निकालना तो था ही हमने। वैसे वो मूसा अलैहिस्सलाम थे, बकरी के पीछे भागे थे और बकरी ने बड़ा ही भगाया। ओके 23567। टैक्सेबल प्रॉफिट्स में से क्या आवाजें आ रही हैं? मैं 5000 ज्यादा हूं, मैं 5000। अब ये और बोलने लग गया, जब इसे पता चला ना ऊपर आया वो, तो कहते हैं मैं 5000 ज्यादा हूं, मैं 5000 ज्यादा हूं। एक तंग करने के लिए आपको बात कर रहा हूं। इसका मतलब है ऐड वाली चीजें 5000 ज्यादा होंगी लेस वाली चीजों से। हाँ यार, फील कर ले दोबारा। चलें पहले ये लिख लें यार, पहले कैमरा उधर करो। कुछ लोगों ने पीबीटी भी नहीं अभी तक नोट किया। लेट मी टेक सम H2O विदाउट NaCl। कैमरा उधर करो। ले आओ कैमरा इधर। अच्छा, मैं आपसे वैसे ही एक चीज पूछ रहा था यार, इससे जो है ना तंग करवाना हो ना, आपसे करवा लो। ये अच्छा, आसान आसान फिक्रें आए ना तो फिर आप आराम से चलते हैं। ऐसे ही एक सवाल पूछता हूं। पीबीटी टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट पीबीटी से 5 रुपए ज्यादा है, सही है? इसका मतलब है बबलू, ऐड वाली चीजें ज्यादा थी और लेस वाली चीजें कम थी। ये मेरे मुंह से निकल गया था जो आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब यही होगा ना। जितनी मैं वो एक ही बात होगी। अच्छा, तो ऐड वाली चीजें जो मर्जी कर लें लेस। अभी कोई ऐसे कहेगा इधर 8000 लिखें, इधर 3000 लिखें। अच्छा छोड़े, ऐसे ही मैंने फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन 0 लिखे हैं। तो ऐड वाली चीजें जब भी ज्यादा हों तो ये वाली फिगर ज्यादा आ जाती है। इतना सा तो पता है ना आपको। तो ये तो मैंने वैसे ही लिखे हैं। मुझे आप सीटी निकाल दें, 28567 पे पकड़ के ना सीटी निकाल दें। सीटी निकाल दें
टैक्स पीबीडी कितना है इंटू 998 जनरल एंट्री बता दें यार, आप बड़े हो जाएं। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर टैक्स। अब अगर अगले साल इस 998 की जगह 9000 पे कर दें तो अगले साल 998 की और खुशी आ जाएगी। तो ये बहरहाल ये मैं डिस्कशन नहीं कर रहा। 998 की लाइबिलिटी बुक करें, सीटी डेबिट, सीटी डेबिट 998 और प्रोविजन फॉर टैक्स जी बोले 998। तो सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट। अब अल्लाह करे वो बता दे टीटीडीज डीटीडीज कितने हैं, ताकि हम वो डेफर टैक्स का बैलेंस भी निकाल लें। टीटीडीज बता दे, डीटीडीज बता दे, एज ऑन टाइप बता दे। वैसे वो ऐसा भी बता सकता है टीटीडीज इंक्रीज्ड ओवर लास्ट ईयर बाय इतने, या डीटीडीज इंक्रीज ओवर लास्ट ईयर, पास पेपर क्वेश्चन 6 की तरह। या वो पास पेपर क्वेश्चन 6 की बजाय पास पेपर का एक और क्वेश्चन किया था हमने, उसमें ये उसने बताया था 10 शायद कि टीटीडीज एज ऑन इतने या डीटीडीज एज ऑन इतने। अगर टीटीडीज एज ऑन टाइप बता दे तो कैरी डाउन आ जाएगा, और अगर टीटीडीज इंक्रीज्ड ओवर लास्ट ईयर बाय इतने तो डायरेक्ट डीटी आ जाएगा। तो 2 सवाल हमने किए हुए हैं। अच्छा पढ़ें ये सवाल। करंट ईयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड द अकाउंटिंग इनकम बाय 5 ऑफ विच 0.8 आर परमानेंट डिफरेंस, जिसमें 0.8 के परमानेंट डिफरेंस है। करंट ईयर टैक्सेबल इनकम exceed the accounting income by 5 of which, तो ये आपकी जो चीज है कोई फाइन टाइप है, एग्जेम्प्ट इनकम टाइप नहीं है। दोबारा सुने, करंट ईयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड द अकाउंटिंग इनकम। भाई ये मजे की एडजस्टमेंट है। करंट ईयर टैक्सेबल इनकम कुछ की इसी से बुक मिट जाएगी। करंट ईयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड द अकाउंटिंग इनकम बाय 5 ऑफ विच, और अगर ये 5 इधर होता तो फिर और बात होती, फिर ऑफ विच मैं इधर लिखता। तो करंट ईयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड द अकाउंटिंग इनकम बाय 5 ऑफ विच, जिसमें कितने परमानेंट डिफरेंस है, बाकी टेम्परेरी होंगे, बाकी कुछ ब्रेकअप नहीं दिया। ये ना बड़ा बड़ा करके लिख लें, मेरे ख्याल से कोई होगी डिडक्शन नॉट अलाउड, डिडक्शन नॉट अलाउड, यानी कोई पेनल्टी टाइप चीज होगी। ये क्यों दिए, इससे करंट टैक्स में फर्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह का शुक्र है। कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, प्लीज कोई गलती नहीं है। ये वो कहते हैं इसमें अकाउंटिंग डिडक्शन पड़ी हुई है 5000 में, पड़ी होनी चाहिए, अकाउंटिंग डिडक्शन इधर ही आती है, कोई गलती नहीं है। ये क्यों दी है, एक्सेलेंट, डेफर टैक्स निकलेगा। बहुत पुरानी बात हो चुकी है, इसलिए ना मजबूरी में मुझे IAS 12 खोलना पड़ेगा, और IAS 12 खोल के आपको दिखाना पड़ेगा। अब तो IAS 12 हमारे पास गुम ही गया है। इसमें पास पेपर का क्वेश्चन का नंबर बता दें। यार तू स्लो क्यों घूम रहा है। अच्छा कुछ बच्चे जो है वो पता है कि क्लास के बाद कहते हैं सर वो आपने इस तरह कराया, ICAP की बुक में ऐसे हुआ है, जैसे सर को नहीं पता ICAP की भी कोई बुक है, तो सर देख ही रहे होते हैं ICAP पता ही होता है उनको। मैं वैसे ही तारा था, कल रात को मैंने खोली हुई थी ICAP की बुक, फिर वो कैप 2 की भी खोली हुई थी, फिर टर्म टेस्ट भी खोला, तो पता होता है सर ICAP की। सर पास्ट पेपर में तो उसका सोल्यूशन ऐसे दिया हुआ है दोनों जी। अच्छा
जी टेस्ट होगा इंशाल्लाह, अगले अब वेडनेसडे से टेस्ट होंगे। हम तो IS-12 खोल रहे थे ना, IS-12 बिल्कुल फ्री है, आप लोग जाएं, आप लोग जहाँ मर्जी जाना है कर देंगे इंशाल्लाह। IS-12 पास पेपर किसी को याद है जिसमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था? पास पेपर के क्वेश्चन का कोई नंबर बताए, मुझे तो याद है। पास पेपर का क्वेश्चन 2 किया था हमने, पेज 346 पर वॉल्यूम 1 में। ये पता नहीं कोई लाइनें लगी हुई हैं, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स, जिसमें मैंने प्रॉफिट्स को हाईलाइट किया था, टैक्सेबल इनकम्स को हाईलाइट किया था, और एग्जेम्प्ट इनकम को सिर्फ पकड़ के हाईलाइट किया था। और मैंने कहा था कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वाली अप्रोच। धमाका क्लास लिखा था कहीं? नहीं, एक धमाका किया था हमने, वो एक नई अप्रोच हमने पकड़ी थी। वो अप्रोच थी कैलकुलेशन ऑफ DTE फॉर द ईयर। आप लोगों को भी पढ़ाया हुआ ये। इसमें किया था एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट कैरिंग अमाउंट की जगह, टैक्स WDV की जगह टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स। इसके बाद इसकी एंट्री सोची थी हमने। अकाउंटिंग एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट लेमनेड वाला सवाल कराया था, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 11, उसमें भी ये अप्रोच रिवाइज करवाई थी। PBT माइनस एग्जेम्प्ट इनकम प्लस डिडक्शन नॉट अलाउड इज कंपेयर्ड विद टैक्सेबल प्रॉफिट। होमवर्क में मिले थे 54 सवाल, किए 58। रिलैक्स फील करें, एसेट बना के सोएं, एसेट बना के सोएं। इस तरह की एडजस्टमेंट की थी जिसने हमें डायरेक्ट क्या दिया था? DTE। क्लियर? चलें वापस आ जाएं। तस्वीर अगर नहीं छोड़े पड़े, तस्वीर क्या, इतनी तस्वीरें क्या करेंगे, अपनी भी बीच में आपकी तो ज़्यादा तो नहीं खींचते यार, ये छोड़ दें यार, बस कर दें। कितनी खींचेंगे अपनी तस्वीरें? अपने बच्चों को दिखानी है, मैं जवानी में। अच्छा जान दे यार, तुम बच्चियां भी पता लग जाना। अच्छा नेक्स्ट आप बता दें जी, व्हाट शुड बी माई वर्किंग 9 10? ओके, व्हाट शुड बी माई वर्किंग 10? कैलकुलेशन, चलो और कुछ हो नहीं रहा, पुराने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं। DTE बट फॉर द ईयर, एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट और टैक्स एट द रेट ऑफ 30। चलें जी, एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट निकलवाना है। अकाउंटिंग प्रॉफिट बताएं। 2 3, अल्लाह का शुक्र है जो यहां किया वो यहीं करना है, प्लस 800। 2 3 प्लस टैक्सेबल प्रॉफिट 28 डिफरेंस रेट 1470। कितने सवाल होमवर्क में मिले? 24। कितने करके सोए? 28। एसेट बना के सोए। तो ये रटा रोटा नहीं मारना, ये तो लॉजिक की बात है। होमवर्क में मिले 24, करके सोए 28, एसेट बना के सोए। एंट्री के बाद तस्वीर खींचनी थी। वो हमारी किस्मत है, आगे DTL अकाउंट पड़ा हुआ है, वो फिर स्लैश लाइबिलिटी कर दें, वो कोई मसला नहीं। एसेट बना के सोना है आपने। एंट्री 1470, ये डायरेक्ट DTE देता है। चलें, DTL/A जो भी नाम है, ये वाला अकाउंट डेबिट, प्लीज ये वाला अकाउंट डेबिट और DTE क्रेडिट। खुशी बुक करनी है, ये वाला अकाउंट डेबिट, DTE बोलें, ये वाला अकाउंट डेबिट और DTE क्रेडिट। खुशी 1470।
ओके चलें जी, सवाल मुक रहा है। टैक्स बता दें। 65 नेगेटिव पॉजिटिव 6528। ओके लास्ट एडजस्टमेंट पहले कर लें अब इन्वेस्टमेंट्स वाली, ताकि बस अब घर जाएं। अब तो वाले भी इंतज़ार कर रहे होंगे। नहीं कर रहे चलें, पैट पैट निकाल लें। डीटीएल को कर देंगे क्लोज यार, छोड़ो अभी क्या साथ साथ टेंशन ले आओ इधर। अभी तो डीटीएल में हमने पंगे लेने हैं भाईजान। अच्छा वी डबल आई को मैं लिफ्ट नहीं करा रहा, डिविडेंड में पढ़ देता हूँ। द कंपनी हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट इन मेफेयर लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर एंड irrevocably elected at initial recognition as measured at FET OCI। अंडरलाइन करें, इन्वेस्टमेंट इन मेफेयर लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट मेफेयर लिमिटेड में की है और FET OCI पे जा रही है। अब FETPL FET OCI, द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ ईयर वाज 1 लाख। तो फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हो गई थी 1 लाख। अब आप मुझे बता दें, ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है इन शेयर्स हुई है या इन डिबेंचर्स हुई है? ये थोड़ा सा मसला था। इन शेयर्स ले लें, आसान सी चीज़, वैसे भी इफेक्टिव रेट और कूपन रेट वगैरह चीज़ें नहीं दी हुई, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ही ले लें, वो छोड़े पड़े। अच्छा अब मुझे बता दें कि ये सवाल कह रहे थे ईयर एंड पे फेयर वैल्यू लाख है। अब मैं क्या एज्यूम करूं कि एंट्रीज होगी हुई हैं या फिर ऊपर वाली इन्वेस्टमेंट तो 1.25 पे पड़ी है, ऊपर वाली इन्वेस्टमेंट किस पे पड़ी है? 1.25 पे पड़ी है, और नीचे क्या कह रहे हैं इसकी फेयर वैल्यू 1 लाख है। तो यार ये 1 लाख मुझे पता है 100 है, क्योंकि रुपीज इन 1000 में मैं सवाल कर रहा हूं ना। तो 125 वाली चीज को किस पे लेके जाना है? 100 पे ले जाए। कैरी डाउन 100, लॉस 25। कोई बच्चा इन्वेस्टमेंट्स FET OCI है ना, तो ये लॉस OCI में जाना है, वो मुझे पता है। OCI फेयर वैल्यू रिजर्व वगैरह वो सारा लिख लें। अभी मैं आपको फिर फेयर वैल्यू रिजर्व लिखें, फेयर वैल्यू रिजर्व, लॉस, OCI, बैलेंसिंग। कोई बंदा हाथ खड़े करके एंट्री बता दे। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI। 7-8 दिन पहले एक सवाल कराया था आपको, अगर टैक्स रेट दे दे तो ये एडजस्टमेंट भी इससे मिलती जुलती एक एंट्री बताएं। एसेट डेबिट DTL क्रेडिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट, इससे मिलती जुलती, लेकिन वो सरप्लस की थी, ये लॉस है। ये करवाई थी मैंने आपको, मैंने एक दिन गेन की करवाई थी, अगले दिन आके लॉस की करवाई थी। और जिन लोगों को नोट्स अपलोड डाउनलोड करने की आदत है, मैंने नोट्स में भी एक दिन ये डाल दी थी। अब आप मुझे बता दें कि अगर मेरे शेयर्स की प्राइस बढ़ जाए तो एंट्री एसेट से जैसी सोचें, इन्वेस्टमेंट डेबिट, फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI क्रेडिट, DTL क्रेडिट। तो इसका मतलब है हुकूमत की तरफ हम लायबल फील करें, लेकिन अभी हुकूमत से फायदा आना है हमें। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 25 से, इसको ना छेड़िएगा, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 25 से। आगे फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI नेट ऑफ टैक्स, नेट ऑफ, तो इन्वेस्टमेंट बस क्रेडिट कर दीजिएगा, बाकी दोनों चीजें इधर डालनी है आपने। और अगर इन्वेस्टमेंट डेबिट हो रही है तो फिर ये दोनों चीजें नीचे आ जाएंगी। बता दें जी इस 25 में हुकूमत का कितना हिस्सा? 8 यार 1 मिनट, ये रुपीज में है, रुपीज इन 1000 में, ये भी रुपीज इन 1000 में, सही चल रही हैं चीजें, ठीक है। 8 और ये 16.25। इसकी गेन की एंट्री बताएं PPE में, वो आपको याद होगी।
PP डेबिट, सरप्लस इन OCI क्रेडिट, DTL क्रेडिट, लेकिन इधर DTL डेबिट। तो लिखें गेन में DTL क्रेडिट, लॉस में DTL डेबिट। गेन में DTL क्रेडिट, लॉस में DTL डेबिट। गेन आएगा तो DTL क्रेडिट, लॉस आएगा तो DTL डेबिट। पोस्ट करवाएं। 25 क्रेडिट हो गया। अच्छा इधर बताएं जी, फेयर वैल्यू रिजर्व में डेबिट 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 डेबिट, और काली लाल को एंड पे ले जाएंगे। ये लाल है पैट, और इसको काली लाल दोनों को ले जाएंगे, इन दोनों को ले जाएंगे। इसको मैं लाल में कर दूंगा जब लेके जाना होगा मैंने। काली लाल दोनों को ले जाएंगे, पिछली क्लास ली हुई है ना, काली लाल दोनों को ले जाएंगे। और DTL अकाउंट में जाए 8 पॉइंट, इधर एसेट लिखते थे, आज एसेट नहीं लिखना, आज इन्वेस्टमेंट्स कितना 8.75, वैसे 9 ही कर देते चलें। 8.75। ओके, आपको खुशी की खबर सुनाते हैं, आखिरी एडजस्टमेंट रहेगी हमारी। ओ वो तो हमें पता था। अच्छा जी, और कुछ आपने बताना? अभी तो मेरा दिमाग पता नहीं किस तरफ जा रहा है। IAS 1037 की 1-2 एडजस्टमेंट्स मुझे याद आ रही हैं। अच्छा करा देना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलें जी, डिविडेंड निकालें जो हमारी डिविडेंड निकालें जो हमारी SOCIE में जाना है। डिविडेंड निकालें जो हमारी SOCIE में जाना है। बच्चा तो चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, मैंने स्कूल नहीं जाना। वालिदैन उसके फ्यूचर सामने रख के डिसीजन ले रहे होते हैं। VII डिविडेंड की अमाउंट निकालें जल्दी जल्दी, कैलकुलेटर पकड़ें। मेरे काम का डिविडेंड निकालिएगा, आराम का डिविडेंड ना निकालिएगा। अल्लाहु अकबर। अच्छा हमारा ईयर एंड बताएं। हमारा ईयर एंड, ईयर का स्टार्ट 1 जुलाई, हमारे साल का नाम, अगले साल का नाम, पिछले साल का नाम। ओके अब पढ़ें जरा। ऑन जुलाई 30-15, ऑन जुलाई 30 द BOD proposed a final dividend for the year ended 15, बट इसको कुछ भी नहीं करना, इसको कुछ भी नहीं करना। और 2014 का डिविडेंड मेरे ख्याल से इस तारीख को फिर अनाउंस हुआ होगा। इधर देखें, 14 के साल का डिविडेंड 15 के शुरू में मिला होगा, और 15 के साल का डिविडेंड 16 के शुरू में मिला होगा। अच्छा ये बता दें कितना है 15%। इस सवाल में इसका कुछ नहीं करना। IAS 10 में मैंने आपको बताया था इसको डिस्क्लोज करना है, हमारे साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको डिस्क्लोज करना है। ये IAS 10 में मैंने बताया था। डिविडेंड बहुत मेजर चीज है, लेकिन आपने FR1 पढ़ी हुई है, जर्नल एंट्री इसकी होनी है कितने % की। हमारे साल इसको डिस्क्लोज करेंगे क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी हमारे हाथ में होंगी, लेकिन रिकॉर्ड किसको करेंगे। अब एक फिक्रा बोलें, 15 के साल 14 का डिविडेंड फाइनल रिकॉर्ड होगा। 15 के साल 14 का फाइनल डिविडेंड, और 15 के साल 16 नहीं तो मेहरबानी कितने पहुंचे हो।
15 के साल 15 का डिविडेंड जो 16 में अनाउंस किया है, दिस अगर डायरेक्टर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज करने से पहले पहले हो गया, ये तो तकरीबन 1 महीने के अंदर ही हो गया। अब मेरे ख्याल से सिर्फ 20% पे आप परसेंटेज लगा दें, डिस्क्लोजर्स का तो सवाल है नहीं, तो इसकी टेंशन ना लें। अभी शेयर कैपिटल पकड़ें, कंसोलिडेशन पड़ी हुई है ना, शेयर कैपिटल पकड़ें, 60,000 का 20%, 12,000 का डिविडेंड। एंट्री बोले पेबल, पेबल। अच्छा पहले तो ये डिसाइड कर लें, ये 12,000 आपको समझ आ गया ना, हमारे साल सिर्फ ये रिकॉर्ड होना है। दोबारा पढ़ लें, अगले साल हमारे साल महीने बाद, अगले साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हमारे साल के प्रॉफिट्स का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है, इसको इग्नोर कर दें। और पिछले साल ये 20% था, पिछली दफा ये 20% था, तो एंट्री सिर्फ 12,000 की होनी है। एंट्री बताएं, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, पेएबल क्रेडिट। मेरे ख्याल से शेयर होल्डर इतने पागल हैं कि पता नहीं क्या पी के सोए हुए हैं, 11 महीने वो डिविडेंड लेने नहीं आए। किस दुनिया में रह रहे हैं आप लोग? कोई खाने की चीज अगर पड़ी हो तो हमसे सब्र होता है, और खुशबू भी आने लग जाए तो नहीं, तो सब्र नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। तो अब बताएं कि क्या शेयर होल्डर कुछ पी के सो गए होंगे 11 महीने के लिए, सारे शेयर होल्डर कंपनी के, जिनकी वजह से उनको पता ही नहीं चल रहा कि लेने भी आने हमने कुछ। तो बाय डिफॉल्ट क्या एज्यूम करेंगे, डिविडेंड पे हो गया है। अब पे होने की एंट्री क्या हुई होगी, डिविडेंड डेबिट, ड्राइंग डेबिट, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन ड्राइंग तो आपको पता है कि नहीं लफ्ज यूज होता, डिविडेंड का लफ्ज यूज होता है। तो डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री भी होगी। अब जरा डिविडेंड ट्रायल की डेबिट साइड पे ढूंढे, डिविडेंड ट्रायल की हो नहीं सकता एंट्री ना हुई हो, अकाउंटेंट एंट्री भूल नहीं सकता। डिविडेंड ढूंढे ट्रायल में, डिविडेंड ढूंढे ट्रायल में, तो वो एंट्री तो पे तो हो गया होगा, अपना डेबिट तो छोड़ गया होगा। और भाईजान मेरी बात सुने, अगर सेल के पैसे रिसीव हो जाएं कैश डेबिट, तो सेल क्रेडिट तो छोड़ जाता है ना। कैश डेबिट सेल क्रेडिट, तो सेल क्रेडिट तो पड़ी रहती है। अगर पीपी मैं खरीद लूं तो खरीद लिया होगा तो नजर ही नहीं आएगा, कभी भी नहीं आ सकता। पीपी डेबिट कैश क्रेडिट, कैश तो फारग हो गया, पीपी तो नजर आ रहा होगा। अगर मुझे अदर इनकम आए, कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, तो अदर इनकम तो नजर आ रही होगी ना। तो अगर डिविडेंड पे हो गया होगा तो कैश क्रेडिट हुआ होगा, डिविडेंड डेबिट तो नजर आना चाहिए ना। बताएं, एक्सेलेंट, रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट पड़ चुका है। किसी ने बोला डेबिट साइड पे डिविडेंड नजर नहीं आ रहा, तो रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट पड़ चुका है ऑब्वियसली। तो लिखें, ट्रायल की डेबिट साइड पर डिविडेंड नजर आना चाहिए था, ट्रायल की डेबिट साइड पर 12,000 का डिविडेंड नजर आना चाहिए था। डिविडेंड, चलो गुड हो गया, ट्रायल की डेबिट साइड पर 12,000 का डिविडेंड नजर आना चाहिए था। अच्छा एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, अकम्युलेटिव अगर नजर ना आ रही हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, फिर पीपी अकाउंट बुक वैल्यू पे पड़ा होगा ना। इस तरह की कोई मैं बाद में करना चाह रहा हूं। तो ट्रायल की डेबिट साइड पर 12,000 का डिविडेंड नजर आना चाहिए था, वो नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है रिटेन्ड अर्निंग में कम हो चुका है, पड़ा हुआ या कम हो चुके हैं। डिविडेंड डेबिट टाइप चीज है, आररी को कम करती है, कम हो चुके हैं। इसका मतलब है रिटेन्ड अर्निंग में कम हो चुके हैं। फुलाएं जरा रिटेन्ड अर्निंग को, फुलाएं, फुलाएं रिटेन्ड अर्निंग को। भाईजान आपने शो करना है 12,000 अभी स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में, इसलिए इस रिटेन्ड अर्निंग को फुलाना पड़ेगा। रिटेन्ड अर्निंग को फुलाएं जरा, जो चीज फील करें इसमें -12 हो चुके हैं, यानी आरई डेबिट हो चुकी है, तो आरई को क्रेडिट करें, वापस उठाएं जरा इसको अपनी जगह पे। कितना, ये आरई को कम कर चुके हैं ना। असल में एंट्री पता क्या हुई होगी, आरई डेबिट कैश क्रेडिट, तो आरई कम हो चुकी है। अच्छा एक बात है, अगर ट्रायल में डेबिट पे नजर आ रहा होता,
सबर सबर मेरी बात सुनिए, अगर ट्रायल में डेबिट में नजर आ रहा होता तो आप अब आरई से कम कर देते, कैसे? यहां माइनस लिख के। आई रिपीट, अगर ट्रायल में डिविडेंड नजर आ रहा होता तो आप आरई से कम कर, अगर ट्रायल में नजर नहीं आ रहा तो आपने आरई से कम कर। जरा आरई को बढ़ा के देखें कि आरई थी कितनी, ये मैंने कहा, जरा आरई को बढ़ा के चेक करें आरई थी कितनी। मुझे पता था ये आरई वाला सवाल टेंशन डालता है एंड पे, इसलिए मैंने इसको एंड के लिए रखा हुआ था, इस एडजस्टमेंट को बिल्कुल मैंने एंड के लिए रखा हुआ था। तो आई लेट मी शो यू वन थिंग, अगर आप हजरात आज तैयार होके आ ही गए हैं, लेट मी शो यू वन थिंग। एक मैं चीज़ आपको शो करता हूँ, डेट इज़ इन क्वेश्चन बैंक के सवालों में। बस नो वी आर रिलैक्स बिकॉज IAS 37 की एक दो एडजस्टमेंट करनी है, सो वी आर रिलैक्स। अच्छा और ठहर जो ना, हम क्या फ्यूचर अपने की फिक्र करें आप लोग इधर। अच्छा यार ये एक सवाल है, आप मत जाएं, आप लिखें पेज 567, आप डिविडेंड के एडजस्टमेंट के साथ लिखें पेज 567, पेज 567। अच्छा जी एक सवाल है यार, वो देखें ना ना ना, सवाल उधर ना देखें। डिविडेंड पेड, रिटेन अर्निंग भी आ रही है। मुझे बता दें ये कितना अच्छा अकाउंटेंट है, इसने एंट्री की है डिविडेंड पेड डेबिट कैश क्रेडिट, और अल्लाह का शुक्र है ट्रायल के मुंह पे डिविडेंड, ये इनकम वाला नहीं है, ये बांटने वाला है हमारे। तो अल्लाह का शुक्र है डिविडेंड डेबिट साइड पे नजर आ रहा है, कितना अच्छा अकाउंटेंट है, इसको बोसा दें आके, कितना अच्छा अकाउंटेंट है। अब हम क्या करेंगे सोल्यूशन में, हम ये करेंगे कि ये क्रेडिट टाइप चीज है, ये डेबिट टाइप चीज है, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में जाते हैं और देखते हैं हमने इसको क्या किया, 125 को हम जरा जाके देखते हैं। अच्छा ट्रायल, ये तो अच्छा ट्रायल है, हमारे वाला ट्रायल बुरा, हमारे वाला ट्रायल बुरा। अच्छा ट्रायल क्या था, ड्राइंग नजर आ रही है आपको पता है, इंट्रो की क्लास में ड्राइंग यहां नजर आती थी डेबिट साइड पे, डिविडेंड नजर आ रहा है, डिविडेंड डेबिट इंपैक्ट छोड़ के जाता है, दूसरा इफेक्ट कैश में वो नजर नहीं आएगा, ड्राइंग डेबिट डिविडेंड डेबिट। ओके ये इस सवाल का अगर मैं सॉल्यूशन खोलूं, अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे, इस सवाल का अगर मैं सॉल्यूशन खोलूं तो इसमें आरई में से ये क्या हो रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि डिविडेंड ट्रायल के मुंह पे नजर नहीं आ रहा तो माइनस हो, जरा मुझे प्लस करके बता दें कि आरई कितनी थी। मैंने ये गलती कर दी आपसे, सॉरी, तो मैं इसलिए प्लस किया। तो अभी समझ नहीं आया, और मेहरबानी। अच्छा आप बता दें जी असल आरी कितनी है जो मैं सवाल में लेके जाऊं। 32। बत्ती कभी देखी, 32,000 देखा कभी? अच्छा चलें जी, आपने बाकी लेक्चर यूट्यूब पे ले लेने हैं। अच्छा अब आरी बोलें, आरी 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 20,000 या 32,000? स्टार डालें, स्टार स्टार। अगर एसेट बुक वैल्यू पे नजर आ रहे तो अकोमोडेशन माइनस हो चुकी है, ऐड करके देखें एसेट कितना था। इसी तरह अगर डिविडेंड यहां माइनस हो चुका है तो ऐड करके देखते हैं आरी कितनी थी, बोलें 32,000। अब आपने कहना है, अच्छा इधर जरा टोटल बता दें कितने, 30,916। यार इसके साथ वो तो नहीं लिखना रीस्टेटेड, लिखना है रीस्टेटेड, लिखते हैं फिर रीस्टेटेड, रीस्टेटेड के साथ लिख, रीस्टेटेड 30। हमारे साल वैसे रीस्टेटेड नहीं आता, वो रीस्टेटेड पिछले साल के साथ आता है, तो पिछले साल की स्टेटमेंट इक्विटी इसने दी नहीं हुई, तो इसलिए कोई ज़बरदस्ती चीज़ करने की कोशिश नहीं करनी। वो 2 सालों का सवाल है ना, तो वहां से शुरू होता है रीस्टेटेड लिखना, तो इसलिए इस तरह के पंगे भी ना ले। अच्छा पता नहीं, आगे चलें जी। आप बता दें मैं क्या करूं, लेस करूं
और डाल दूं पैट, पैट या टीसीआई, पैट या टीसीआई, पैट और ओसीआई दोनों डाल दूंगा, वो टीसीआई हो जाएगा ना। अच्छा डिविडेंड अब लेस करें कितना, 12,000। एक मिनट, अब मुझे बता दें, इसी को देख के बाबा जी रहमत ने कहा था आ जाके खोती बोर्ड थले। 32 माइनस 12 कितना हुआ, ट्रायल में कितना नजर आ रहा था, ट्रायल में कितना नजर आ रहा था 20। हमने 20 को कितनी दफा उठाना था, सिर्फ, ये एरर नहीं थी, ये प्रेजेंटेशन की एक एडजस्टमेंट थी। और वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ही क्या, जिसमें डिविडेंड अलग से नजर ना आए। बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हमने डिविडेंड शो किया, इसका नाम भी लिखेंगे, डिविडेंड फाइनल पिछला साल 2014 का, तो फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। लेकिन ट्रायल वाली फिगर्स उठाते कितनी दफे, सिर्फ एक दफा। 32 माइनस 12 20, डन। चलो जी अब टोटल्स करना शुरू कर दें, यहां से पकड़ लें चीजें। पैट बोले जी, पैट 17039। ना ना टीसीए नहीं निकालनी, असल में टीसीए कहीं लेके नहीं जानी होती डायरेक्टली, तो वो फिर परेशान करेगी। ये जरा देख लें आप एडजस्टमेंट। बादशाह सलामत का हुक्म है काली लाल को बुलाया जाए। खाली लाल, कालिया तुम चलो, लालिया को सॉरी ज्यादा हो गई। बादशाह सलामत का हुक्म है काली लाल को बुलाया जाए। बादशाह आज लाल लाली हो चुकी है क्योंकि लॉस है, कोई मसला नहीं, लाल हो या लाली हो, इसको लेके तो चलो। उठाएं जी, काली को उठाएं, लालिया को उठाएं, उठा कालिया और लालिया को उठा लिया। ओके इधर नीलिया तो नहीं आया, रिवैल्यूएशन सरप्लस, वरना तीनिया को उठाते, तीनों को, कालिया लालिया नीलिया को उठा लिया। फिर इधर कॉलम होते शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, फेयर वैल्यू रिजर्व, रिवैल्यूएशन सरप्लस। बादशाह सलामत हम भूल गए क्या कर रहे थे, ओए वजीर शर्म कर, मेरे पे गया है। काली लाल को उठा लें, 17 नाम 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 ना फेयर वैल्यू रिजर्व, फेयर वैल्यू रिजर्व। चलें 16.25, इसका टोटल भी कर दीजिएगा अगर टाइम हुआ, वो टोटल इसका टीसीआई होगा। इधर क्या लिखूं, टीसीआई या क्या पसंद करेंगे, पैट और ओसीआई लिखना पसंद करेंगे या टीसीआई लिखना पसंद करेंगे, टीसीआई, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब आपने बरकत के लिए टोटल करना है तो कर दें, 170223, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता फिगर आएंगी। क्यों करना, ये वाले प्रोग्राम नहीं रखे हुए, ये पूरा कराएं। 0.75। ओके अब आप हजरात मुझे बताएं कि मैंने टीसीआई को एट्रीब्यूट करना है और पैट को एट्रीब्यूट करना है या ओसीआई को भी। मेरी आप पे ऐसी निकल गई तो अब मैं क्या करूं यार, सॉरी। अब आपको तो मतलब आपने टीसीआई को एट्रीब्यूट करना है, पैट को एट्रीब्यूट करना है या ओसीआई को। पैट और टीसीआई को एट्रीब्यूट करना था अगर कंसोलिडेशन का सवाल होता। ये तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका मोड चेंज करना पड़ता है, कंसोलिडेशन से हटके बाहर फाइनल अकाउंट का मोड भी लाना पड़ता है आपको। अभी आपके मोड में एक और शिफ्टिंग होगी, IAS 1037 यार जबरदस्त। अच्छा ओके चलें, वैसे आई एम वेरी रिलैक्स टुडे। अच्छा शेयर कैपिटल 60,000, 35। अच्छा ये वैसे कई लोग पहली दफा देख रहे हैं, बड़ा हैरान हो रहे हैं इसको इधर देख के। ये एक नया आइटम आया है इधर, फेयर वैल्यू रिजर्व 16 पॉइंट। वजीर टोटल करते हुए इसको तुम काले ना कर देना जी। एमसीक्यू क्या, नहीं, मैं इतना अच्छा शेयर कैपिटल
60,000। रिटेन्ड अर्निंग और फेयर वैल्यू, आप बताएं फेयर वैल्यू रिजर्व और रीवैल्यूएशन सरप्लस को मैंने कहा था कौन से रिजर्व कहते हैं, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। वैसे ही अभी तो ऐसे टेंशन डालने के लिए कह रहा हूं आपको, ये शेयर कैपिटल है, बोलें शेयर कैपिटल, ये रेवेन्यू रिजर्व और ये कैपिटल रिजर्व। अच्छा 16.25। अच्छा अब मुझे बता दें इनटेंजिबल्स का टोटल 50 for 100। डीटीएल, हाँ जी बिल्कुल, डीटीएल कैरी डाउन, सारी वर्किंग्स मैं देखूंगा, जो जो रहेगी पूरी कर लूंगा। हाँ जी 2938.25। अच्छा साथ वाले को ना 10-15 रुपए दे दें, टोटल करा लेंगे उससे बैलेंस शीट का। अब ज्यादा ही हो जाएगी फिर, आप थक जाएंगे, आप 10-15 रुपए निकाल लें, अभी उसको दे दें टोटल कराने के लिए। 2938.25। अच्छा जी अब 2938.25। अच्छा जी इन्वेस्टमेंट्स का कैरी डाउन, डन। चलो ग्रैंड टोटल ही बता दें। वन 129,600। चलो उसने बरकत के लिए बोल दिया 129,600। ये मुझे पता है तेरे, मुझे ये उम्मीद थी यार, दें 10 रुपए का, किसी को दे दें 10 रुपए, टोटल तो करा देना यार से। निकालें निकालें यार, आज सखावत करें, निकालें 10 रुपए। गलत है मेरा कैलकुलेटर, ये कितना था 800 माइनस 10,000, आप बताओ 157,400 और ये 157। अच्छा ये सवाल में ना कराता तो पेपर में आधा हो जाता, बिल्कुल। तो अब ओपनिंग भी गलत है, किसके, क्या बताना, हाँ अच्छा ओके। यार वो क्या करते रहे हैं यार लोग, ये किस टाइम में आया था, 25 नंबर का आया था, 25 यानी कि पौना कोई 1/4 पेपर इसके लिए उसने रखा हुआ था। और अच्छा मोहतरम लिख लें, अगर टैक्स रेट दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है तो इसका मतलब है डीटीएल और अकोमोडेशन का ओपनिंग बैलेंस है। अगर टैक्स रेट दिया हुआ है और अगर टैक्स रेट दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, विकटें गिरती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अगर टैक्स रेट दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि डीटीएल और अकोमोडेशन का ओपनिंग बैलेंस है, डीटीएल और अकोमोडेशन का ओपनिंग बैलेंस है, डीटीएल और अकोमोडेशन का ओपनिंग बैलेंस है। अच्छा पूरी अकाउंटिंग में एक बात याद रखिएगा, अनलेस के सवाल कुछ और कह दे, सवाल कुछ और कह दे फिर कंपनी जिम्मेदार नहीं। तो सवाल कह दे डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड कर लिया और डेट दिया तो फिर तो कर ली होगी ना, ये तो आपको पता ही है। ओके यार मैं बताऊं, आई हैव अ थर्स्ट फॉर IAS 1037। एक मिनट देखिए, शोर करने से कुछ नहीं होता, शोर तो मैं भी बोल दूंगा ऊंची ऊंची, तुम लोग अपना बोलो मैं अपना बोलूं, मेरे पास माइक है मैं जीत जाऊंगा। तो शोर करने से तो कुछ भी नहीं होता यार। वो जरा अब्दुल्ला राजपूत को बुलाएं।
अब अब्दुल्ला राजपूत को बुलाएं, अब्दुल्ला राजपूत को बुलाएं। ओके, दैट्स नाइस। तुम तीर आजमाओ। अच्छा ठीक है, उसको अब्दुल्ला को आ लेने दें ज़रा, उसने मेरा लैपटॉप वगैरह पैक करना है, तो फिर इंशाल्लाह मीनवाइल मैं ठीक है किताब ना खोलें, पेज 280। 10 दिसंबर 2017 को, इनको तो एंजॉय किया करें यार। एक स्टोरी आपको सुनानी थी। ओए हाइब्रिड से जाना नहीं 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 नहीं, बैठ जाएं, कुछ नहीं, चले जाएं। ऑन 10 सितंबर 2017, वो कह रहे हैं हम दो खा रहे हैं। ऑन 10 सितंबर 2017 अ वर्कर फाइल्ड अ क्लेम ऑफ 25 लाख। पेज नंबर 280। अब्दुल्ला को बुलाएं यार ज़रा, छोड़ दें रिकॉर्डिंग। ऑन 10 सितंबर 2000 नहीं जारी रखें, किसी को मैसेज करें। अ वर्कर फाइल्ड अ क्लेम ऑफ 25 लाख एंड एलिज्ड वायलेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स ऑन पार्ट ऑफ एमएल। हम ही कुछ करते हैं और 12 वर्कर हमारे खिलाफ हो जाता है। पेज 280। एज ऑन 31 दिसंबर 17 हमारे लायर का ख्याल है that there was only remote possibility that court would award any compensation to worker। ईयर एंड पर हमने लॉयर को फोन करके पूछा कि बड़ा क्या चांस है हमारे केस हारने का। लॉयर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तुम केस, जल्दी बोले यार, नहीं यार हाथ दोगी, दिमाग खरा रही है क्या है। रिमोट पॉसिबिलिटी दैट कोर्ट वुड अवॉर्ड कंपनसेशन, प्रोबेबल, पॉसिबल या रिमोट। अब मतलब बताएं, क्या मैं भी सवाल उसी तरह का करा रहा हूं जो इस वक्त एब्जॉर्ब हो जाए। मुझे बताएं क्या 50 to 95% चांस है, या 5 to 50% चांस है, या लेस देन 5%। 31 दिसंबर को हमने क्या सोचा होगा, इंशाल्लाह केस जीतेंगे, ना प्रोविजन ना कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। केस इज स्टिल पेंडिंग। स्टिल का मतलब बताएं। और यार अभी तक तो मुझे भी पता है, स्टिल का मतलब है 15 फरवरी 18। हाय, फायदा हो गया ना इस पॉइंट को डिस्कस करने का। टुडे इज 15 फरवरी। सुभान अल्लाह, ये कितना कमाल पॉइंट हमें समझ आया। स्टिल का आज तारीख क्या है? द केस इज स्टिल पेंडिंग। स्टिल पेंडिंग का मतलब ये आपको पता है कि पहली लाइन सबसे मिला के पढ़नी होती है, वरना क्लास के बाद आइएगा पढ़वा दूंगा। ये पहली लाइन सबके साथ मिला के पढ़नी होती है। द केस इज स्टिल, हाउएवर लॉयर नाउ बिलीव्स दैट, अब लॉयर बिलीव करता है दैट देयर इज 40% चांस दैट कोर्ट वुड अवॉर्ड कंपनसेशन ऑफ 2 मिलियन। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है, 1.5 महीने में तो नहीं फाइनल हो जाती। आप बता दें जी। IS 10, एक्सेलेंट। IS 10 साल के बाद अगर लॉयर अपनी राय बदल ले तो बदली हुई राय के ऊपर जवाब दे के आएंगे, या 31 दिसंबर की रात वाली राय। 31 दिसंबर को लॉयर का क्या ख्याल था? लॉयर ने हमें खुश किया था, तुम केस नहीं हारोगे। और 15 फरवरी को लॉयर ने आके कहा शायद तुम केस लो चांस है। क्या डिस्क्लोज करेंगे? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी कितने की? 2 मिलियन की। क्यों? केस हारने का चांस लो है या हाई है? इस वक्त 40 भी हाई नजर आ रहा है। केस हारने का चांस क्या है? लो। माशाल्लाह, आप हजरात को अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप इसी तरह आते रहें और आप इसी तरह जो है वो दिन रात एक करते रहें अपनी पढ़ाई के लिए। हाइब्रिड वाले इधर तशरीफ़ ले आएँ। क्लास क्लोज कर दें, बस क्लोज कर दें।